गुड इवनिंग एवरीवन। मैं सोनिया 24/7 केयर फाउंडेशन और डालसा दिल्ली डिस्ट्रिक्ट लीगल सर्विस अथॉरिटी की तरफ से आप सभी का स्वागत करती हूँ। जैसा कि आप सभी जानते हैं कि आज कॉन्स्टिट्यूशन डे और लॉ डे है, इसीलिए 24/7 और डालसा डिस्ट्रिक्ट लीगल सर्विस अथॉरिटी आप सभी के लिए यह वेबिनार लेकर आया है। और आज के वेबिनार का टॉपिक है ओवरव्यू ऑफ लीगल फ्रेमवर्क फॉर प्रोटेक्शन ऑफ राइट ऑफ सीनियर सिटीजन। और अब मैं इंट्रोड्यूस करना चाहूंगी जयदीप टंडन जी को। सर इज LAC सेंट्रल डालसा रोज एवन डिस्ट्रिक्ट कोर्ट्स कॉम्प्लेक्स and having qualification LLB MBA from Mumbai CAT ACCA. And thank you so much, Sir Jadip Tandon ji, for coming in this platform. And mic over to Sir Jadip Tandon ji. Thank you, Sonia. Thank you, first of all, for giving this wonderful introduction. बहुत बहुत धन्यवाद आपका. And I would start by saying that सबसे important day जो आज है हमारा वो संविधान दिवस है. और हमारे सीनियर सिटीजन्स जो रेस्पेक्टेड आदरणीय हमारे सीनियर सिटीजन हमारे बीच विद्यमान है इस समय, उन सभी को प्रणाम. और मेरी ओर से बहुत बहुत धन्यवाद कि आपने ज्वाइन किया इसको सुनने के लिए. और मैं ये आशा करता हूँ कि मैं आपकी जो आशाएं हैं इसके बारे में उनको पूरा खरा उतरूंगा और आपको जो भी प्रश्न आपके मन में, जो भी जिज्ञासाएं हैं या जो भी क्वेरीज हैं, उनको मैं सॉल्व कर पाऊँ. दैट इज द आइडिया ऑफ लीगल एड एंड दैट्स द आइडिया ऑफ अवेयरनेस प्रोग्राम. तो पहले तो आज संविधान दिवस है, तो उसके लिए आपको बहुत बहुत शुभकामनाएं और बहुत मुबारक आपको, क्योंकि ये बहुत हमारे लिए इम्पोर्टेंट है. हमारे लिए सबसे जरूरी चीज जो सुप्रीम कोर्ट, ऑनरेबल सुप्रीम कोर्ट ने भी यही कहा है. इट हैज वेरी क्लियरली स्टेटेड दैट व्हाट इज सुप्रीम is the constitution, and even beyond the constitution it is we the people, because finally हम ही लोग अपने आप को ये संविधान देते हैं. सो और आप लोग सीनियर सिटीजन्स हैं, आप लोगों में से कई लोगों ने आई एम श्योर फ्रीडम स्ट्रगल में पार्टिसिपेट किया होगा या फिर आपके देखा होगा उस समय कि फ्रीडम स्ट्रगल कितनी मुश्किल से हमको ये फ्रीडम आज़ादी मिली है. तो हमें आज की जनरेशन शायद हम लोग या हमारे से बात बात नहीं अंडरस्टैंड करते इस चीज़ को, लेकिन आप लोग इस चीज़ को भली भांति जानते हैं कि आज़ादी कितनी आवश्यक है. तो उस पर्सपेक्टिव से मैं ये सेशन शुरू करूँगा. और सोनिया, यू कैन स्टार्ट विद द फर्स्ट स्लाइड. आप फर्स्ट स्लाइड. तो और नंबर 2, अगर किसी को भी कोई भी प्रश्न है तो आप अभी म्यूट पर रहिए और अपने कोई कागज पेंसिल पर या कहीं पर भी आप लिख लीजिए और मैं उन प्रश्नों को डेफिनेटली उत्तर दूंगा. आप उसका आई विल डेफिनेटली आंसर ऑल योर क्वेश्चन एंड क्वेरीज ऑल्सो. बाद में भी आप क्वेश्चंस कोई हो तो वो बाद में भी आप कोई आपके मन में जिज्ञासाएं आए तो 24/7 से, NGO से या हमसे लीगल एड से या कहीं से भी आप संपर्क कर सकते हैं. आप लोग हमेशा वेलकम, यू आर ऑलवेज वेलकम. तो दैट इज नॉट अ. और अब मैं स्टार्ट करूंगा. सोनिया, स्लाइड 3. नेक्स्ट. या सो पहला तो फर्स्ट थिंग व्हिच आई वुड लाइक टू स्टार्ट हियर विद इज दैट सीनियर सिटीजन्स के बारे में जो हमारे आज की भ्रांतियां हैं, इट इज एन इंडिस्पेंसिबल स्टेज ऑफ लाइफ, जो कि एक इंडिस्पेंसिबल है, जो हर एक को फेस करनी है. चाहे हाँ अगर उसकी अनफॉर्चुनेट डेथ हो जाती है तो बात अलग है, नहीं तो चाइल्डहुड, बचपना और ओल्ड एज, ये डेफिनेटली सिचुएशंस हैं जो जीवन चक्र, जिसको हमारे यहाँ हिंदू धर्म में भी कहते हैं और मुस्लिम लाइफ में भी, सब में कहते हैं. इट्स अ लाइफ साइकिल जो हमारी सोसाइटी में भी है, सब सोसाइटीज में भी है, और ये हर एक को फेस करना पड़ता है. और ये एक नेचुरल सिचुएशंस हैं. जो कंसेप्ट हमारे हिंदुस्तान में अब आ गया है न्यूक्लियर फैमिली का, इसके कारण जो यूजुअल साइकिल थी कि जिससे ये होता था कि बच्चे बड़े जो जब आ जाते हैं, बड़े हो जाते हैं, तो उनकी लोग जनरली रिस्पेक्ट करते थे, इज्जत करते थे. और लेकिन आज की तारीख में अनफॉर्चुनेटली ये बर्डनसम हो गए, मतलब कंसिडर्ड होते हैं. और बच्चे जो होते हैं वो ये कहते हैं कि चलिए अब आप कमाते नहीं, अब आप कुछ पेंशन आ रही है, आप अपने लिए हैं, और अब हमारे लिए आप एक बर्डन बन गए हैं. जब शादी में जाना होता है तो दिक्कत होती है, बाहर ट्रैवल करना है तो दिक्कत है, वगैरह वगैरह, बहुत सारे इश्यूज हैं. सो व्हाट दे आर इंटरेस्टेड फाइनली इज कि आपसे जल्दी से जल्दी विल बनवा लें, चीजें अपने नाम पे करवा लें और उसके बाद उनको छोड़ दें, रहने के लिए छोड़ दें.
ये सबसे दुख की सिचुएशन है जो आज हम लोग ये देख रहे हैं। हमारी कोर्ट्स में केसेस आ रहे हैं, हमारे पुलिस स्टेशन में केसेस आ रहे हैं, और ये बड़ा अनफॉर्चुनेट सिचुएशन है। जो मेन प्रॉब्लम आती है ओल्ड एज की, आई एम गोइंग टू स्टार्ट विद ऑब्वियसली जो अभी दिखाया भी है सोनिया ने, मैम ने, कि हमारे वेलफेयर जो है, एक तो एज पर वेलफेयर ऑफ पेरेंट्स एंड सीनियर सिटीजंस एक्ट 2007 व्हिच इज कम, so a person who's beyond 60 years or 60 years is considered to be a senior citizen। मतलब वो वरिष्ठ नागरिक की श्रेणी में आ जाता है जब वो 60 साल के ऊपर आते हैं, या 65 साल, एज पर जो हमारे रिटायर हो गए या वो लोग हैं, तो जनरली वो सीनियर सिटीजन होते हैं। सोनिया नेक्स्ट है। सो अब प्रश्न ये उठता है कि हमारी नेशनल पोजीशन के अंदर प्रॉब्लम क्या है। सबसे बड़ी प्रॉब्लम जो सीनियर सिटीजन फेस करते हैं, वरिष्ठ नागरिक, वो है इकोनॉमिक प्रॉब्लम। क्योंकि अब उनकी नौकरी, वो हो सकता है डायरेक्टर हो, जनरल मैनेजर हो, सीईओ हो, या इवन हमारे फोर्सेस में हो, कुछ भी हो, आईएएस हो, जजेस हो, वो इकोनॉमिक प्रॉब्लम्स होती है क्योंकि उनकी एम्प्लॉयमेंट खत्म हो जाती है। उन्होंने जिंदगी भर अपने बच्चों के ऊपर खर्चा किया, अपना पैसा जोड़ के उनके ऊपर लगाया, आज उनके पास पैसे नहीं। एक तो ये प्रॉब्लम है, और एक इकोनॉमिक इनसिक्योरिटी हो जाती है उनको। हमेशा वो गिनते रहते हैं मेरी पेंशन आएगी, अपना लाइफ सर्टिफिकेट लेने जाएंगे। सो दैट इज अ प्रॉब्लम। सेकंड इज फिजिकल एंड साइकोलॉजिकल प्रॉब्लम, मतलब हेल्थ रिलेटेड प्रॉब्लम्स आनी शुरू हो जाती हैं। उनके शरीर धीरे धीरे कमजोर होता जाता है, न्यूट्रिशनल डेफिशिएंसी होती है। आजकल एक और प्रॉब्लम जो आ गई है डिमेंशिया की, पार्किंसोनिज्म की, वो बहुत आ जाती है। वो लोग भूल जाते हैं चीजें, उनको याद नहीं रहता कहाँ रखा था, क्या किया था। साइकोलॉजिकल प्रॉब्लम्स, साइको सोशल प्रॉब्लम्स होती हैं कि जो अपनी अब नए लोग आ रहे हैं, नई जनरेशन आ रही है, उस जनरेशन के साथ वो लोग एडजस्ट नहीं कर पाते, उसमें एल्डर अब्यूज आ जाती है। सो दीज आर द मेन problems which are there which these people are facing। हमारे हमारे भारतवर्ष में तो लॉज हैं ही हैं, बाकी इंटरनेशनल पोजीशन ह्यूमन राइट्स की भी है, जहां पर ह्यूमन राइट काउंसिल ने, यूनाइटेड नेशंस ने स्पेसिफिकली ले डाउन किया है कि उनको ना केवल एक जीवित रहना है। देखिए, जीवित रहना इज नॉट नेसेसरी, जो हमारी संविधान में भी लिखा है, लिविंग विद डिग्निटी इज इम्पोर्टेंट, कि आदमी की इज्जत के साथ वो जिए। इट शुड बी लिविंग विद डिग्निटी, कि वो, उनको पूरी रिस्पेक्ट मिल रही है, चाहे उनके घर में उनके बेटे हैं, चाहे उनके घर में उनकी बहुएं हैं, चाहे और परिवार के और लोग हैं, वो उनकी इज्जत करें। ये ना हो कि वो लोग एक फर्नीचर की तरह पड़े हुए हैं, कि वो आए, नमस्ते भी नहीं करी और चले गए। सो दैट इज, दोज थिंग्स हर्ट देम अ लॉट, क्योंकि हमारी सोसाइटी में सलाम करना, नमस्ते करना या विश करना, ये बहुत इंपॉर्टेंट चीज है सीनियर सिटीजन के लिए। सो व्हेन समबडी डजंट डू दैट, तो उनको बड़ा हर्ट करता है, अंदर से वो सोचते रहते हैं कि इसने मेरे को क्यों नहीं किया। सो वन इज लिविंग एन एडिक्वेट स्टैंडर्ड ऑफ लिविंग विद डिग्निटी। सेकंड, फ्रीडम फ्रॉम डिस्क्रिमिनेशन बेस्ड ऑन एज, मतलब चाहे वो कोई भी डिस्क्रिमिनेशन हो रही है, वो नहीं होनी चाहिए। सब प्रकार के उनको स्टैंडर्ड्स ऑफ हेल्थ, जो भी उनके रेगुलर स्टैंडर्ड्स के अस्पताल हैं, उसमें उन्हें मिलना चाहिए। मेंटल अब्यूज नहीं होना चाहिए उनका। सो वन इज द हिंदू अडॉप्शन एंड मेंटेनेंस एक्ट। बेसिकली दिस एक्ट, सेक्शन 20 of this Hindu Adoption and Maintenance Act 1956 says कि पेरेंट्स को एंटाइटल्ड हैं खर्चा मांगने के लिए, खर्चा लेने के लिए, क्लेम करने के लिए। अब वो किसी से मांग नहीं रहे हैं, they are not asking for this money, but they are claiming this maintenance from their son as well as their daughter if they are unable to maintain themselves। तो उसके लिए वो कोर्ट में जा सकते हैं सेक्शन 20 के अंडर, और वो क्लेम कर सकते हैं अपने बच्चों से मेंटेनेंस। नंबर 2, हाउएवर स्टेप पेरेंट्स अगर हैं, स्टेप पेरेंट्स मतलब जैसे कि वो पेरेंट्स ने अडॉप्ट किए हैं बच्चे, तो अगर वो अपने बच्चे उनके नहीं है और उनके अपने बच्चे उन बच्चों के अलावा भी हैं, तो वो क्लेम करेंगे मेंटेनेंस उन बच्चों से जो उनके अपने बच्चे हैं, स्टेप से नहीं करेंगे। तो फर्ज कीजिए, मान लीजिए अगर पेरेंट्स के एक बच्चा, एक लड़की उनकी अपनी है और एक लड़की अडॉप्टेड है। लेट्स से देयर इज वन अडॉप्टेड चाइल्ड एंड देयर इज वन चाइल्ड हु इज देयर ओन चाइल्ड। सो उस केस में अगर वो बूढ़े हो जाएंगे तो सेक्शन 20 के अंडर मेंटेनेंस क्लेम करेंगे उससे जो उनके अपना बच्चा है, ना कि उससे जो कि उनका अडॉप्टेड चाइल्ड है। आई होप इट इज क्लियर। ओम प्रकाश जी हैज समथिंग टू से। आप अनम्यूट कर लीजिए ओम प्रकाश जी, बताइए क्या कह रहे हैं। सोनिया ही हैज टू से समथिंग।
ओम प्रकाश जी, कैन यू प्रकाश अनम्यूट हिम? जी, ही इज सेइंग समथिंग. आपने अपने आप को अनम्यूट किया हुआ है, तो आप अपनी स्क्रीन पे ओके कीजिए सबसे पहले। उनको म्यूट किया या हुआ हाँ, है मैंने ना, तो आपको एक जस्ट मैसेज ओके कीजिए अपनी स्क्रीन पे। ओम प्रकाश जी, ओम प्रकाश कटारिया जी, ओम उनके प्रकाश कटारिया जी, हम आपको नहीं सुन पा रहे जब तक आप अपनी स्क्रीन पे ओके टच नहीं करेंगे। हाँ जी, मेरी आवाज आ रही सर जी? आ रही है सर, प्लीज प्लीज सर, हाँ, प्लीज सर. मैं एक से आपसे नहीं हुआ रिक्वेस्ट अभी ओम करूंगा। प्रकाश जी। जी बताएं प्लीज सर. हाँ, मैं ये बता रहा हूँ कि मैं 68 प्लस का हूँ। जी सर, जी. हाँ, मैं SHO तिलक नगर में, और मैंने एक रिपोर्ट लिखाई थी पहले, अच्छा जी. और एक लेडी है, ओके. और उसने मेरे को झूठी रिपोर्ट लिखा के मेरे पे दफा 506 509 लगाई। 506 और 509. ओके जी. हाँ, हाँ जी. और मेरे को 1% भी गलती नहीं है। और सुशील कुमार जज ने भी ये कह दिया था हाँ जी. कि ये अप्रूव करा दो तो आपका 506 भी हट जाएगा अगर 509 हट जाता है। ओके. ओके. 509 जो है, 7 साल हो गए 509, मतलब जज चेंज होते रह गए, और वो लेडी वकीलों की भी धमकी देती रही, हाँ मेरे जी. वकील चेंज होते रहे, और बाई चांस मेरा कोई विटनेस भी नहीं था, लेकिन 509 मैं एक्विट हो गया हूँ। ओके. तो राइट. वो जब 509 एक्विट हुए, 506 की भी झूठी है रिपोर्ट। ओके. और मेरे को पुलिस वाले भी, मतलब कोई उनका लेडीज का साथ दे रहे हैं, किस हिसाब से है? मैं वही कह रहा हूँ, मैं इतनी उम्र में 7 साल हाँ हो गए धक्के खाते हुए, हाँ जी. हाँ जी. और नहीं पुलिस वाली मेरी मेरी रिपोर्ट, मेरे को भी धमकी दे रहे हैं, मेरी FIR दर्ज नहीं कर रहे। नहीं, आई गॉट योर पॉइंट. देयर आर लॉट ऑफ हरासमेंट्स व्हिच आर देयर. मैं इस सेशन के बाद कटारिया साहब, आपका सोनिया मैम विल गेट इन टच विद यू. वी विल अंडरस्टैंड द एंटायर केस, एंड देन वी विल सी इफ वी कैन हेल्प यू इन सम वेज. इफ इट इज देयर, अगर केस बनता है, देन विल सी उसके लिए कैसे रजिस्ट्रेशन वगैरह का हम कैसे हेल्प कर सकते हैं. डेफिनेटली वी डू दैट. डेफिनेटली आप बस केस इस बनेगा नहीं, वो तो फ्री हो जाएगा, मेरे को पता है। नहीं, बट लेट्स वेट फॉर सम टाइम. वी विल मतलब इसका डिटेल्ड में आपसे अंडरस्टैंड करेंगे हाँ आफ्टर जी, हाँ द जी, सेशन. इस सेशन के बाद सोनिया मैम विल गेट इन टच विद यू. तो क्योंकि ठीक है। डॉक्यूमेंट्स वगैरह पढ़ना पड़ेंगे, और उसके बाद फिर आपको जो भी सलाह होगी वो देंगे आपको. आजा तो बेटे। अभी ये सेशन हम कंप्लीट कर लेते हैं, उसके बाद ठीक है, ठीक है, सोनिया मैम विल गेट इन टच. सोनिया मैम ठीक है। जस्ट राइट कीप सर, अन. थैंक यू मैम. थैंक यू सर. डेफिनेटली सर, जस्ट कीप अ डेफिनेटली। नोट. राइट कहीं सर, नोट. राइट सर। थैंक यू जी, थैंक यू। थैंक यू सर. थैंक यू कटारिया साहब. तो सोनिया ओके। मैम जस्ट कहीं आप नोट कर दीजिए कटारिया साहब का जो जो इनका प्रश्न है और जिनके जो क्वेरीज हैं, और किन जज साहब के आगे केस चल रहा था. सो वी कैन देन सी व्हाट यू नो व्हाट लीगल हेल्प वी कैन अफोर्ड टू देम अकॉर्डिंग. ठीक है. तो कटारिया साहब आप म्यूट कर सकते हैं. अभी अभी म्यूट कर अच्छा, दीजिए आप. ठीक है, ठीक है, थैंक यू कटारिया साहब. ठीक है। सो सोनिया मैम, कैन आई कंटिन्यू? यस सर। Okay. So, as I've explained, in Hindu Adoption and Maintenance Act, there are certain rules and regulations which are set down. ऐसे ही Muslim personal law में both the son and daughter have to maintain their parents who are poor, or if they have means. मतलब कि अगर Muslim personal law में कोई मुस्लिम है तो उनके बेटा और बेटी दोनों को मेंटेन करना पड़ेगा. सो इट इज नॉट कि सिर्फ बेटे को ही मेंटेन करना पड़ेगा, बिकॉज मुस्लिम पर्सनल लॉ में there are equal rights of the son as well as the daughter. So therefore, as per the Muslim personal law Sharia, the maintenance has to be can be claimed. मतलब senior citizens maintenance claim कर सकते हैं बेटे और बेटी से. आई थिंक सोनिया मैम, ये कपूर साहब का शायद खुला हुआ है. इनका इनका थोड़ी आवाज आ रही है. एक्चुअली वो तो आरके म्यूट. कपूर के यहाँ, हाँ हाँ, अभी ओके, आएगी ठीक है. वॉइस। थैंक यू सर. थैंक यू सो मच. So, okay. Since the concept of adoption does not exist, so अब Muslim personal law adoption के बारे में silent है, which means that वहाँ पर concept ही नहीं है adoption का. So, since the concept is not there, so they are just silent about this concept of claiming maintenance from the adopted children. So, whether है या नहीं है, फिर लेकिन पिटिशन सेक्शन 20 में नहीं जा सकती. अभी यूनिफॉर्म सिविल कोड की बात हो रही है, बट वी स्टिल डोंट हैव अ यूनिफॉर्म सिविल कोड. सो अनफॉर्चुनेटली मुस्लिम्स कैन नॉट क्लेम एनीथिंग राइट नाउ फ्रॉम अडॉप्टेड चिल्ड्रन. सोनिया मैम, नेक्स्ट स्लाइड प्लीज.
Definitely, sir. जी. We go to Christian and Parsi law. Now Christian and Parsi law में there is no provision of maintenance. मतलब वो कोई खर्चा क्लेम नहीं कर सकते from either Christian or Parsi children. The Christian and Parsi parents who seek who wish to seek maintenance from their children, उनको ये कोड ऑफ क्रिमिनल प्रोसीजर में जाना पड़ता है 125 CRPC, जो मैं बाद में आऊंगा, क्योंकि अभी हम जो टॉपिक डिस्कस कर रहे हैं वो सिविल लॉज का कर रहे हैं कि सिविल लॉ के अंदर एक सीनियर सिटीजन जिसको अपना मेंटेन नहीं कर पा रहा, वो किस प्रकार से जाके कौन से प्रोविजन में वकील साहब को मिलके या जहां पर भी डिस्ट्रिक्ट में उनकी कोर्ट है, चाहे आप मेरे ख्याल से रोहिणी के करीब के डिस्ट्रिक्ट के हैं पार्टिसिपेंट जनरली या वेस्ट डिस्ट्रिक्ट के हैं, तो आपका जो जुरिस्डिक्शन होगा ये या तो रोहिणी का होगा या 30,000 का होगा। तो उसी हिसाब से आप जाके अपने खर्चे अकॉर्डिंगली एक एप्लीकेशन मूव करके अपने बच्चों से क्लेम कर सकते हैं। चाहे हिंदू हैं तो सेक्शन 20 और मुस्लिम्स हैं तो उनका मुस्लिम पर्सनल लॉ, और क्रिश्चियन है तो आप नहीं कर सकते क्लेम। तो उसमें आपको फिर 125 CRPC में जाना पड़ेगा टू क्लेम द मेंटेनेंस। तो ये एक पहला कंसेप्ट है जो, क्योंकि सबसे जरूरी चीज सीनियर सिटीजन के लिए मैंने जो प्रॉब्लम्स देखी हैं, सबसे बड़ी प्रॉब्लम होती है उनको कि उनके पास पैसे नहीं होते और वो घूमते रहते हैं, बोल भी नहीं सकते हैं। तो उस सिचुएशन में पैसे के लिए वो सबसे इंपॉर्टेंट चीज है, हाउ दे कैन क्लेम द मनी and from where they can claim the money under which provisions in the district. So I hope this point is clear. Sonia ma'am, let's go to the next slide. अब हमने जो जैसे पीछे बताया सिविल का बताया था, मैंने पर्सनल लॉस का बताया था। अब मैं अगले पॉइंट पे आता हूँ, क्रिमिनल लॉ में कोड ऑफ क्रिमिनल प्रोसीजर में, जिसको CRPC कहते हैं। हमारे यहाँ दो कोड्स हैं, एक CRPC एक IPC। IPC कोड्स हैं जो पीनल कोड है, हमारा अलग अलग पनिशमेंट के कोड्स हैं, जो जो जुर्म होते हैं उसके हिसाब से वो सजा, वो कलम या जो भी सजा लगती है, और CRPC उसका प्रोसीजर बताता है, वो प्रोसीजर है। तो कोड ऑफ क्रिमिनल प्रोसीजर में पेरेंट्स यानी जो वरिष्ठ नागरिक हैं वो किसी भी कम्युनिटी के हों। सो अब हम जो बात करेंगे वो CRPC की करेंगे। CRPC क्या हुआ? कोड ऑफ क्रिमिनल प्रोसीजर, जिसके अंदर हमारी पनिशमेंट डिफाइंड होती हैं। तो पनिशमेंट्स डिफाइन करने के लिए सेक्शन 125 है, मतलब सेक्शन 125 समझने के लिए। सेक्शन 125 क्या है वो मैं बता देता हूँ आपको, उसका बेसिक चीजें बता देता हूँ कि पेरेंट्स किसी भी कम्युनिटी के हों वो क्लेम कर सकते हैं मेंटेनेंस अपने बच्चों से, सन एंड डॉटर इंक्लूडिंग मैरिड डॉटर, अंडर सेक्शन 125 CRPC। अब देखिए चीज क्या है, ये सेक्शन 125 जनरली कई सीनियर सिटीजन अंडरस्टैंड करते होंगे और उन्होंने अपने जीवन में या अपने रिश्तेदारों में, अपने जान पहचान वालों में इस 125 का सुना होगा। बहुएं जनरली डालती हैं 125 CRPC। वो जनरली जब खर्चा उन्होंने क्लेम करना होता है तो आई एम श्योर आप लोगों को पता होगा, तो एज पर जो हमारे पर्सनल लॉज हैं उसके हिसाब से जो बहुएं होती हैं उनको ये राइट होता है, डॉटर इन लॉ हैज अ राइट टू क्लेम मेंटेनेंस, उसी 125 के अंडर भी और 24 HMA के अंदर भी, जो हिंदू मेंटेनेंस एक्ट है। लेकिन उसी तरह से CRPC के अंदर सीनियर सिटीजन्स को भी इंक्लूड कर लिया गया है, यानी कि जो हमारे वरिष्ठ नागरिक हैं वो भी खर्चा क्लेम कर सकते हैं। जैसे बहू अपने हस्बैंड से, अपने पति से मेंटेनेंस क्लेम कर सकती है 124 HMA में और 125 CRPC में, मतलब उनकी सिविल ड्यूटी भी है और नहीं करेंगे तो उनको हस्बैंड को जेल भी हो सकती है। तो 125 CRPC। उसी तरह से सीनियर सिटीजन्स सेक्शन 20 इन केस ऑफ हिंदू पर्सनल लॉज और 125 CRPC इन केस ऑफ क्रिमिनल लॉ। सो क्रिमिनल लॉ का प्रयोग कोई भी कर सकता है जो भारत का नागरिक है। सोनिया, आई एम ऑडिबल? Your voice is audible, sir. Audible. Okay. So in case जो भी भारत का नागरिक है वो क्रिमिनल लॉ में 125 CRPC में जाके और अपना खर्चा सीनियर सिटीजन क्लेम कर सकता है, वैसे ही जैसे
बहू जो होती हैं, जो एस्ट्रेंज्ड होती हैं, या सेपरेशन का केस चल रहा हो या तलाक का केस चल रहा हो, मुकदमा चल रहा हो, तो वो अपने हस्बैंड से क्लेम करती हैं मेंटेनेंस। वैसे ही वरिष्ठ नागरिक भी अपने बच्चों से पैसे क्लेम कर सकते हैं 125 के अंदर। तो कहने का तात्पर्य ये है, मोटा मोटी बात ये है कि हिंदू पर्सनल लॉ है, मुस्लिम पर्सनल लॉ है, और बाकियों के पर्सनल लॉज हैं, क्योंकि देश में तो हिंदू मुस्लिम बाकी सब लोग भी रहते हैं। तो कुछ के तो पर्सनल लॉज के अंदर खर्चे का प्रोविजन है, लेकिन कईयों के पर्सनल लॉज में खर्चे का प्रोविजन नहीं है। तो उस केस में क्रिमिनल लॉ में सबके लिए प्रोविजन है। तो आप चाहें तो आपके पर्सनल लॉ में अगर प्रोविजन हो तो आप उसमें जा सकते हैं, और उसमें जाके अपनी एप्लीकेशन जज साहब के आगे रख सकते हैं और मेंटेनेंस का क्लेम कर सकते, दावा कर सकते हैं। लेकिन यदि आप मान लीजिए ऐसे हैं, मुस्लिम हैं या पारसी हैं, क्रिश्चियन हैं, या कोई और कम्युनिटी को बिलोंग करते हैं, और आपकी कम्युनिटी में नहीं है प्रोविजन, तो आप क्रिमिनल लॉ में कहीं पर भी 125 सीआरपीसी में जाके और ये क्लेम कर सकते हैं। तो मेरा मतलब सिर्फ ये था, ये बताने का। ओके सोनिया मैम, लेट्स गो टू द नेक्स्ट स्लाइड, सीआरपीसी के बाद वाली स्लाइड। सो अब हम आते हैं जो सीनियर सिटीजन के लिए स्पेसिफिकली एक्ट बना है। तो अभी हमने ये बताया जो सिविल लॉ के अंदर प्रोविजन है जो सीनियर सिटीजन के लिए है, फिर एक क्रिमिनल लॉ में प्रोविजन है। तो ये रियलाइज करा गया कि एक एक्ट बनाना जरूरी है सन 2007 में, जिसमें वो मेंटेनेंस एंड वेलफेयर वरिष्ठ नागरिकों का, जो पेरेंट्स हैं उनका हो सके। सो पहली चीज तो जो चाइल्डलेस हैं, अब कई हो सकते हैं कि चाइल्डलेस हों, जिनके बच्चे ही ना हों, उनके, या विडोज हों, या उनके हस्बैंड, या उल्टा हो कि विडोअर हो। तो उस तरीके से उनके बच्चे भी नहीं है, तो वो खर्चा कहाँ से क्लेम करेंगे? तो वो खर्चा क्लेम कर सकते हैं किसी भी रिश्तेदार से जो जिनको वो प्रॉपर्टी आगे दे रहे हैं। तो मतलब कहने का ये है कि आपके बच्चे, उनसे आप क्लेम कर सकते हैं, आपके अडॉप्टेड बच्चे उनसे क्लेम कर सकते हैं, और अगर आपके बच्चे नहीं हैं तो आप किसी रिलेटिव, कोई रिश्तेदार या कोई जान पहचान का, उसके नाम पे आपकी जो प्रॉपर्टी है या जो भी चीज है वो करके, अगर आपने कर दी है उनके नाम पे, तो उनसे आप क्लेम कर सकते हैं। आप मेरी बात समझ गए मोटा मोटी, कि या तो आइदर वी कैन क्लेम इट फ्रॉम आवर चिल्ड्रन, इफ वी डोंट हैव चिल्ड्रन देन वी कैन क्लेम फ्रॉम एनी रिलेटिव, जिनकी प्रॉपर्टी आपने, जिनको अपने नाम, अपनी प्रॉपर्टी आप उनके नाम पे कर दी है, उनसे आप खर्चा क्लेम कर सकते हैं जब तक आप जीवित हैं। और स्टेट गवर्नमेंट को एक डायरेक्शन था कि एक ट्रिब्यूनल बनानी है जो कि केसेस सुनेगी, वो ट्रिब्यूनल बनाई जा रही है। नेक्स्ट है मैक्सिमम मेंटेनेंस अलाउंस जो है 10,000 रुपया महीना अभी दे सकते हैं। फिर ये है कि अगर कोई प्रोविजन है कि अगर मान लीजिए कोर्ट के ऑर्डर हैं तो उसके हिसाब से वो नहीं मानते, तो जैसे प्रोविजन में जज साहब उन पे जुर्माना भी लगा सकते हैं और उनको जेल भी भेज सकते हैं। तो ये है अगर वो अपने वरिष्ठ नागरिकों को खर्चा नहीं देते हैं। और ये अपील एक एपोलेट ट्रिब्यूनल भी बनाने की बात है, और ये है कि समरी ट्रायल हो। क्यों? क्योंकि हो सकता है कि वो बहुत बूढ़े हों, हो सकता है वो आईसीयू में हो सकता है वो, उनकी तबीयत बहुत खराब हो सकता है वो बीमारी में हो। अभी हमको बहुत एक दुखद दुखद केस हमको देखने को मिला था, जो आपको बताते हुए भी लगता है, लेकिन मैं आपको फिर भी बता देता हूँ कि एक ओल्ड लेडी थी, विडो थी, वो अपने बेटे और अपने बहू के साथ रहती थे। तो उनके बेटे और बहू ने उनको कॉरिडोर में बंद कर दिया था, मतलब जो कॉरिडोर बैल्कनी टाइप का कॉरिडोर था वहां बंद कर दिया था, और वहां बंद करके फिर कॉरिडोर में वो उनको वहीं पर ही काम करवाते थे, उनसे सफाइयां करवाते थे, खाने बनवाते थे, न जाने क्या क्या करवाते थे, और उनको टॉयलेट के पानी से नहाना पड़ता था। तो टॉयलेट के पानी से नहाना पड़ता था, ये बूढ़ी लेडी की हालत कर दी थी। फिर दिल्ली पुलिस की मदद से उन सबको अरेस्ट किया गया, उनके बच्चों को, फिर धीरे धीरे उनकी काउंसलिंग करी गई, वगैरह वगैरह। सो आई एम गिविंग एग्जांपल। तो अगर कपूर साहब, मैं आई जस्ट कम इन अ मिनट, आई जस्ट कम ऑन दैट। मैं आपके क्वेश्चन का आंसर दूंगा कि हाउ कैन अ सीनियर सिटीजन क्लेम मेंटेनेंस फ्रॉम ओन adopted children living abroad. Sir, provisions are the same. They are the same provisions. Whether the child is living in India or abroad, the child cannot shirk from the responsibility. आज आपने बच्चे को एक लेवल पे पहुंचाया है कि वो बाहर की कंट्री में, चाहे वो अमेरिका है, ऑस्ट्रेलिया है, विलायत है,
जहां भी वो जाके पैसे कमा रहे हैं, तो वो अपनी जिम्मेवारियों से नहीं भाग सकते। उनकी क्रिमिनल लॉ की जिम्मेदारी उनकी होगी। अगर होगा तो उनके नाम पे, और भी अगर बहुत बुरा हाल है और वो अस्पताल में है, उनको जरूरत है, तो उन बच्चों की जिम्मेवारी है कि उन बूढ़े माँ बाप की अब इस स्टेज पर करें। तो उसमें कोई फर्क नहीं है। सिविल लॉ में डेफिनेटली वी डोंट हैव अ प्रोविजन। ये आवाज आ रही है, थोड़ा म्यूट कर लेंगे सर। हाँ जी, म्यूट कर दीजिएगा। हाँ, सिविल लॉ में डेफिनेटली देर इज नो प्रोविजन, बट क्रिमिनल लॉ में अरेस्ट का प्रोविजन है। तो अगर बहुत पेरेंट्स की हालत खराब है, तो उस केस के अंदर कोई और उनकी जान पहचान का हो, जैसे एनजीओ है 24/7 या बाकी लोग हैं, वो एक एप्लीकेशन कोर्ट में मूव कर सकते हैं 125 के अंदर, और उसके बाद फिर उनको समझ जाएंगे जिस भी कंट्री में वो हैं, और उनके नाम पे एनबीडब्ल्यू नॉन अवेलेबल वारंट्स भी इशू हो सकते हैं। सो लॉट ऑफ थिंग्स कैन बी डन। तो इसलिए कपूर साहब, दैट इज नॉट नेसेसरी दैट दैट पर्सन इज लिविंग अब्रॉड, सो वो उनको जिम्मेवारी नहीं है। नहीं, लॉ में उनको भी जिम्मेवारी है, उनको भी अपना ध्यान देना पड़ेगा थोड़ा। नेक्स्ट, थोड़ी आवाज ना अभी भी आ रही है सर, आवाज आ रही है कहीं से। थोड़ा म्यूट, सोनिया आप सबको म्यूट कर दो। हाँ, आप सबको म्यूट कर दो सोनिया। Right, sir. Yes, sir. हाँ, सबको फिर से म्यूट कर। राइट, सो सोनिया यू कैन, आप मैम आप शेयर कर दीजिए, स्क्रीन शेयर कर दीजिए। सो देन द द एक्ट, द पार्टीज कैन, अब हो सकता है कि उनको कॉस्ट बहुत ह्यूज हो। अब ये मैं नेक्स्ट पॉइंट पर आ रहा हूँ कि कई बार ये होता है कि खर्चा बहुत है, कौन कोर्ट में जाएगा, कचहरी में जाएगा, और फिर लोग इसलिए इग्नोर कर देते हैं। सो अब लीगल एड, मैं आपको अभी बता रहा हूँ, डीएलएसए इज गिविंग फ्री लीगल एड। बिल्कुल फ्री आपको वकील मिलेंगे, and you will also get necessary legal advice from NGOs, as well as Sonia ma'am will share that number with you on your WhatsApp or whatever. सोनिया मैम, इनसे हमारा नंबर जरूर शेयर कर दीजिए चैट पे या जहां पर भी, जिसमें ये लीगल एड के लिए अप्रोच अगर करना चाहें तो हमारा टोल फ्री नंबर है। नहीं तो 30,000 के अंदर यू कैन ऑलवेज कम एंड देयर इज और यू कैन राइट अ लेटर और राइट एन ईमेल एट आवर वेबसाइट, एंड यू विल गेट द रिप्लाई फ्रॉम अस फ्री ऑफ कॉस्ट। सो वो ईमेल एड्रेस और टोल फ्री फोन, सोनिया मैम प्लीज शेयर विद देम इन द चैट। तो आप कभी भी चाहें तो आपको लीगल एडवाइस, कानूनी सलाह फ्री मिलेगी। और कोई पुलिस स्टेशन में या कोई भी तंग कर रहे हैं आपको, प्लीज लेट अस नो, वी विल बी डेफिनेटली हेल्पिंग यू। फिर इसमें ओल्ड एज होम का भी कहा प्रोविजन 2007 से शुरू हुआ। बड़े दुख की बात है कि वरिष्ठ नागरिक जिन्होंने सब कुछ सेट किया, बच्चों को बनाया, हम लोगों को बनाया, फ्यूचर को बनाया, लेकिन उनके लिए ओल्ड एज होम, उनको एक बूढ़ों की संस्था में जाके छोड़ आना, ये बड़े दुख की बात है कि जिन बच्चों को उन्होंने पैदा किया, जिन बच्चों को उन्होंने बड़ा किया। However, considering the situation, the horrible situation we are into, ये सोचा गया कि कई लोगों को वो सड़क पे फेंक देते थे। अब जैसे ठंड आ रही है, सर्दी है, उसमें पेरेंट्स को मॉल ट्रीटमेंट करना, खाना ना देना, सोने की जगह ना देना, वो बेचारों को परेशान करना, तो वो लोग उससे बेटर कम से कम एक ओल्ड एज होम तो हो जहां वो जाके रह सके। सो दे अप्रोच द एनजीओ एंड देन एटलीस्ट दे हैव अ प्लेस टू स्टे। सो दैट इज देयर। देन दे कैन, मोस्ट इंपॉर्टेंट, ये मैं आपको सब लोगों को बताने जा रहा हूँ कि आप सभी लोग अपनी मर्जी से एक विल जरूर बनाइए, एक वसीयत जरूर बनाइए, क्योंकि आपको ये पूरा राइट मिलना चाहिए कि किसको आपने अपनी प्रॉपर्टी देनी है और किसको नहीं देनी। सो ऑलवेज यू शुड हैव अ विल। And number two, I would always say, as a legal person, don't let anyone know what will you have built. किसी को बताना नहीं है कि आपने क्या विल बनाई। प्लीज आप ये नहीं बताना किसी को कि मैंने क्या विल बनाई। नंबर तीन, दिल्ली में रजिस्ट्रेशन ऑफ विल इज नॉट कंपल्सरी, हाउएवर यू हैव टू हैव विटनेसेस, गवाह होने जरूरी है। गवाह आपकी विल के बहुत जरूरी हैं, तो अपने गवाह अपनी तरीके के लीजिएगा। चौथी चीज, आप अगर विल मान लीजिए बना भी देते हैं, या कोई आपने वसीयत बना दी और वसीयत बना के आपने बच्चों को पता चल भी गया, और अब जिस बच्चे को पता चल गया कि मेरे को मिलना है, उसने भी आपका ध्यान देना बंद कर दिया। जिसको पता चल गया मेरे को नहीं मिलना है कुछ भी, उसने वैसे ही ध्यान देना बंद कर दिया। तो आप कभी भी अपनी लाइफ में अपनी मर्जी से
अपनी विल को आखिरी तारीख तक कैंसिल कर सकते हैं। तो पहली चीज तो विल बताना ही नहीं है किसी को। आपने, यू शुड नॉट टेल एनीवन कि मैं अपनी प्रॉपर्टी किसको देने जा रहा हूँ, अपना बैंक किसको देने जा रहा हूँ, अपने एफडी किसको देने जा रहा हूँ, अपने एसेट्स शेयर्स जो भी चीजें हैं किसको देने जा रहा हूँ, कभी नहीं बताना आपने, अपनी मर्जी से। और यू शुड हैव अ विल, अपनी वसीयत बना के रखिएगा और उसके थ्रू उसको रजिस्टर करवाएं ना करवाएं, लेकिन 2 विटनेस होने चाहिए या आपकी हैंड राइटिंग में विल, अपनी लिखत में वो विल, पूरी विल। ये आप अपने आप देखिए किस तरीके से आपने वो करना है। एंड फाइनली द एक्ट प्रिस्क्राइब्स पनिशमेंट। जो लोग छोड़ जाते हैं पेरेंट्स को, उनको अबैंडन कर देते हैं, उनका ध्यान नहीं देते, सब कुछ उन्होंने विल में, कई बार लोग हमने देखा है अंगूठे लगवा के विल अपने नाम पे करवा लेते हैं या चीजें और करवा लेते हैं, जबकि उन्होंने ओरिजिनल क्या चाहते थे वो कहीं और लिखा हुआ है, वो गुम गया है या नहीं है, उनकी चाहना कुछ और होता था, लोग उनको तंग करते, तो उस केस में पनिशमेंट है। So there is always a punishment. So this is very essential thing. I would request everyone to go through it and to understand कि वसीयत का है क्या, वसीयत होनी चाहिए और आपको बतानी नहीं है। हाँ, सोनिया नेक्स्ट है, नेक्स्ट। अदर स्कीम्स, कौन कौन सी स्कीम्स हैं जो हमारे यहाँ, जहाँ पे पैसे दिए जाते हैं, बहुत कम पैसे हैं, 200 रुपए 400 रुपए, उसको 3000 बढ़ा दिया गया है। मैं स्कीमों के नाम बता देता हूँ। एक तो इंदिरा गांधी नेशनल ओल्ड एज पेंशन स्कीम है। ये इंदिरा गांधी नेशनल ओल्ड एज पेंशन स्कीम एल्डरली सिटीजन जो 60 साल से ऊपर के हैं, जो बिल्कुल गरीबी में रहते हैं, उनके लिए है। नेक्स्ट है प्रधानमंत्री वय वंदना स्कीम, जो ड्यूरेशन प्राइम मिनिस्टर ओल्ड एज स्कीम 10 साल के जो है और इंटेंडेड है सीनियर सिटीजन के लिए। वरिष्ठ पेंशन बीमा योजना, जो कि सीनियर सिटीजन 60 साल से ऊपर है, मिनिस्ट्री ऑफ फाइनेंस से क्रिएट करा है और ये लाइफ इंश्योरेंस कॉर्पोरेशन के साथ चल रहा है। राष्ट्रीय वयोश्री योजना, जो कि वयोवृद्ध लोग हैं जिनको मेडिकल हेल्प चाहिए, टूल्स चाहिए, उनके लिए है। नेक्स्ट सोनिया आगे आए। वरिष्ठ मेडिक्लेम पॉलिसी, मेडिक्लेम पॉलिसी जो है वो बेसिकली, मेडिक्लेम आप समझते होंगे कि खर्चा बहुत होता है मेडिकल का, बीमारियां हो जाती हैं, किडनियों की प्रॉब्लम है, लिवर की प्रॉब्लम है, हार्ट की प्रॉब्लम है, डिमेंशिया हो जाता है, पार्किंसोनिज्म हो जाता है, पाँव में दिक्कत होती है चलने की, या अभी जैसे सर्दी का मौसम आ रहा है तो और भी खांसी की रिलेटेड प्रॉब्लम शुरू हो जाती हैं, रेस्पिरेटरी, और उसमें प्लाज्मा चाहिए होता है मेडिकेशन, तो उसके खर्चे जो हैं वो वरिष्ठ मेडिक्लेम पॉलिसी वो करवा सकते हैं। देन नेशनल प्रोग्राम फॉर हेल्थ ऑफ एल्डरली स्कीम which is launched in 2010 for preventive. The प्रधानमंत्री जन आरोग्य योजना which is in 2018, जो अप टू 10 करोड़ लो इनकम एंड वल्नरेबल फैमिलीज हैं हमारी, वो मिनिस्ट्री ऑफ हेल्थ एंड वेलफेयर ने वो शुरू किया हुआ है। देन सीनियर सिटीजन वेलफेयर फंड्स, सोनिया मैम आगे हैं। हाँ, दीज आर बेसिकली फंड, एक तरीके का फंड बनाने के लिए जो अनक्लेम्ड है, तो मिनिस्ट्री ऑफ सोशल जस्टिस ने उसके हिसाब से उनके लिए एक फंड बनाने की कोशिश करी है, जो आगे इन्वेस्ट करके वो फंड के थ्रू उनको पैसे मिले। अब मैं ओल्ड एज होम पे आता हूँ। कई लोग, आई डोंट नो सोनिया, एनी ऑफ ओल्ड एज होम पीपल और एनी सीनियर सिटीजन फ्रॉम ओल्ड एज होम हु आर स्टेइंग इन ओल्ड एज होम आर पार्टिसिपेटिंग इन दिस सेशन? कोई है जो इस सेशन में है, जो ओल्ड एज होम से? No, how? I think नहीं, so. No. ओके ठीक है। वैसे मैं बता देता हूँ, आइडिया ये होता है कि बड़े दुख की बात होती है, जो मैंने शुरू में बताया कि कई बार पेरेंट्स को ओल्ड एज होम में जाना पड़ता है, लेकिन उसमें उनकी सबसे जरूरी चीज होती है उनकी मेडिकल। मेडिकल मतलब उनका जो जो भी दवाइयाँ हैं वो टाइम से, डायबिटीज की है, ब्लड प्रेशर की है, या किडनी की है, लिवर की है, वो मिलती रहे। उनका ऑपरेशन होने हैं या कोई और सर्जरीज होनी है तो वो उनको दवाइयाँ मिलती रहे। फिर कई सीनियर सिटीजन होते हैं जिनको, जो सर्दियां जैसे आती हैं तो उनका सोडियम कम हो जाता है, या सॉल्ट इम्बैलेंसेस हो जाते हैं, या गठिए की प्रॉब्लम है, या बाकी प्रॉब्लम है, तो मेडिकल नीड्स हैव टू बी रेगुलरली सीन। उनकी जो जांच है वो होनी चाहिए। फिर उनकी हेल्थ प्लान का पूरा एक प्लान बनना चाहिए कि गर्मियों में उनकी ये प्रॉब्लम्स आती हैं। अब कई सीनियर सिटीजन हैं, उनको कॉन्स्टिपेशन, पेट की बड़ी परेशानियां होती हैं, कईयों को शुगर की बड़ी परेशानियां होती हैं, कईयों को ब्लड प्रेशर की परेशानी, किडनी की परेशानी, डिमेंशिया, पार्किंसोनिज्म, हजारों तरीके की उनको हेल्थ प्रॉब्लम्स है। तो उसका पूरा हर सीनियर सिटीजन का ओल्ड एज होम का ये जो ड्यूटी बनती है कि उसका पूरा हेल्थ का चार्ट बनाए।
फिर जो उनकी बेसिक नीड्स हैं, खाने की, नहाने की, टॉयलेट, जो भी चीजें हैं वो मिलनी चाहिए। फिर उनको दोस्त मिलने चाहिए, उनको सेशन मिलना चाहिए कि चलो वो बैठे थोड़ी देर दिन में 1 घंटा आधा घंटा बातचीत करें, एक दूसरे से पूछें, हाल चाल पूछें, घूमने के लिए पार्कों में जाएं, और फिर एक दूसरे से जो रेगुलर टॉपिक्स हैं जो भी उनके इंटरेस्ट के हैं, चाहे वो म्यूजिक है, चाहे वो पिक्चरें हैं, चाहे पॉलिटिक्स है, वो बात करें एक दूसरे से, आपस में एक दूसरे के शेयर करें एक्सपीरियंसेस, ताकि उनका जो ब्रेन है वो पॉजिटिव तरफ चले या एटलीस्ट नेगेटिव तरफ ना चले। क्योंकि बच्चों ने तो उनको छोड़ दिया अब, ठीक है ना जी। और उसके बाद फिर मॉनिटर करें मेडिकेशन को, जो मेडिकेशन मिल रही है, कल को ओवर मेडिकेशन भी हो जाता है, शुगर की दवाई कई बार ज्यादा दे दी जाती है। हाई शुगर को कंट्रोल करना आसान होता है, लो शुगर को कंट्रोल करना मुश्किल होता है। सिमिलरली हाई ब्लड प्रेशर से लो आप लेकर आ सकते हो, लो से हाई नहीं लेके आ सकते। सिमिलरली विंटर्स के अंदर कई लोगों को सर्दी से इतनी ठंड पड़ती है तो उनको प्रॉपर ध्यान ना मिले, तो बेचारे अकेले बोलते नहीं है, ठंड के अंदर पड़े रहते हैं, ठंडे पानी से नहाते रहते हैं, वो एंड में उनकी कई बार डेथ भी हो जाती है। सो हमारे जो वरिष्ठ नागरिक हैं उनको हम लूज कर रहे हैं इसमें। फिर हेल्दी मील्स, खाना उनको ठीक मिले, क्योंकि वरिष्ठ नागरिकों को खाना हमेशा तरीके से मिलना चाहिए। ये नहीं कि रोटियां खराब मिल रही हैं, चावल गले हुए नहीं ठीक है, द नॉर्मल थिंग्स चल रहे हैं, तो वो उनको खाना गर्म या जो भी चीज है वो ठीक मिलनी चाहिए। एंड ट्रांसपोर्टेशन, कि वो एक जगह से दूसरी जगह जाना चाहते हैं वो जा सकें, कोई भजन कीर्तन में जाना चाहते हैं या कहीं, तो दे शुड कीप एंगेज्ड। देन असेस देयर मेडिकल नीड्स, आई थिंक इज द सेम। आगे चलिए, आप आगे चलिए, नेक्स्ट स्लाइड सोनिया मैम, नेक्स्ट स्लाइड। हाँ जी, एंजॉयबल एक्टिविटीज मैंने अभी बताया कि वो कई लोग पढ़ना चाहते हैं, कई लोगों की आंखें खराब हो जाती है, तो वो वैसे तो रीडिंग इज अ फैंटास्टिक एक्टिविटी कि वो पढ़ें, अखबार पढ़ें, न्यूज पढ़ें। आजकल टीवी भी आ गया है, टेलीविजन है, इंटरनेट है, वो देखें, उससे उनका दिमाग उस तरफ जाता है। पहले मेरे को याद है, मेरे दादाजी परदादाजी थे, वो लोग चेस खेला करते थे, शतरंज खेलते थे वो लोग, तो उसके थ्रू उनका ब्रेन लगा रहता था। तो प्लेइंग चेस, शतरंज खेलें आप, उससे आपका दिमाग उस तरफ जाएगा। फिर आप वैरायटी ऑफ हॉबीज करें, अपने अलग अलग चीजें, जिससे आप एडल्ट्स के लिए लिमिटेड मोबिलिटी है, एक्टिविटीज जो बहुत ज्यादा इधर उधर घूमने की नहीं है लेकिन थोड़ा बहुत है, जैसे थोड़ा चले गए किचन में, खाने में हेल्प कर दिया, बेकिंग में हेल्प कर दिया, चिड़िया को देख रहे हैं, या कंटेनर गार्डनिंग कर रहे हैं, पेड़ पौधे उनको काट रहे हैं, कुछ कर रहे हैं, म्यूजिकल इंस्ट्रूमेंट्स, कोई पियानो बजा रहे हैं, कोई हारमोनियम बजा रहे हैं, कोई तबला बजा रहे हैं, या कोई लैंग्वेज को थोड़ा बहुत देख लिया, भी सीख लिया, म्यूजिक सीख लिया, तो एक्सरसाइज करते रहे। नेक्स्ट इज वेरी इंपॉर्टेंट इज एक्सरसाइज। रेगुलरली आप एक्सरसाइज करें, 2 घंटे एक्सरसाइज करें या आधा घंटा एक्सरसाइज करें, डिपेंडिंग अपॉन जैसे आपको है, जो डॉक्टर्स बताते हैं उस हिसाब से, बट डू सम एक्सरसाइज। नहीं तो थोड़ी देर कुर्सी पर बैठ गए, हाथ ऊपर नीचे करके, देर आर लॉट ऑफ योगा एक्सरसाइजेज आल्सो व्हिच आर स्पेसिफाइड। सिमिलरली क्रिएटिव एक्टिविटीज हैं, ड्राइंग, ड्राइंग करें, ड्राइंग, कलरिंग, पेंटिंग, स्कल्पचर्स एंड ऑल दैट, which will help you in giving those things. Next, Sonia ma'am, आगे. Now another thing which I'm only putting it here is that even the जो लोग ओल्ड एज होम में नहीं है, घर में रह रहे हैं, every SHO of every police station of any district across India has a responsibility to keep a list of senior citizens. आप अगर वो आपके पास नहीं आता, बीट कांस्टेबल या पुलिस ऑफिसर, तो आप नियरेस्ट पुलिस स्टेशन में कभी भी टाइम मिले वॉक कर लें, या उस पुलिस स्टेशन के SHO का नंबर निकाल लें, तो उनको SHO साहब को फोन करें, और या एडिशनल SHO को, ATO को, जो भी, कि मैं सीनियर सिटीजन हूँ, मैं अपने घर में रह रहा हूँ। उनके पास एक फॉर्म होता है, दे विल शेयर दैट फॉर्म विद यू। आप कहो जी मेरे को वो फार्म भरना है, आप कांस्टेबल के हाथ वो फार्म भेज दें, या अगर आपकी तबीयत ठीक है तो प्लीज आप नियरेस्ट पुलिस स्टेशन, पुलिस थाने चले जाओ, वहां पर आप उनको बोलो कि मैं सीनियर सिटीजन हूँ, आप मुझे वो फार्म दो। सो दे विल हैव टू गिव यू अ फॉर्म, और उस फॉर्म पे आप स्टैंप लगवा लो SHO साहब की, एडिशनल TO साहब की, जिनकी भी है रीडर की, because that form is a database that they have to submit it to the state government and central government, of telling them that these are the senior citizens in my beat. मेरे बीट में ये सीनियर सिटीजन रहते हैं, और उनकी जिम्मेवारी पुलिस की भी है। सो आई होप, मैं भगवान से प्रेयर करूंगा कि किसी के साथ भी कोई अनटूवर्ड इंसिडेंट ना हो, लेकिन जस्ट इन केस, जैसे हमने कोविड के टाइम में देखा था कि महीनों बाद दरवाजे खोले थे और पुलिस ने ही देखा, स्मेल आ रही थी, तो
पड़ोसियों ने बोला तो दरवाजे खोले तो वो मरे हुए थे, उनकी डेथ हो चुकी थी. दैट काइंड ऑफ सिचुएशन शुड नॉट अराइज नाउ. एंड फॉर दैट वी हैव टू इंश्योर कि आप एनजीओ के थ्रू या डायरेक्ट पुलिस स्टेशन के थ्रू आप अपना नाम रजिस्टर करवाएं नियरेस्ट पुलिस थाने के अंदर, SHO साहब के पास, एडिशनल TO साहब के पास, या अपने डिस्ट्रिक्ट में, सो दैट योर नेम कम्स इन द लिस्ट ऑफ सीनियर सिटीजन. ये बहुत जरूरी है, सो दैट द गवर्नमेंट ऑल्सो नोज कि आप सीनियर सिटीजन थे. और फिर अगर भगवान खुदा न खास्ता अगर आपके साथ कोई प्रॉब्लम हो जाती है, द कोर्ट विल इशू अ नोटिस to the nearest SHO also, and he will have to answer this question that why did this event happen, ऐसा क्यों हुआ उन सीनियर सिटीजन वरिष्ठ नागरिक के साथ. So you have to get yourself involved that way also. That form is available at every police station. So I think this is what my small session is all about. I will take questions जो भी होंगे. Let's take questions. We have 15 minutes for questions now. So Sonia, जो questions हैं वो आप hand raise करते जाइए. Please raise your hand and you can ask questions. Thank you so much. Thank you so much. Citizen अपनी क्वेश्चन पूछना चाहते हैं, so that you can ask and raise your hand. Okay? जी सर. जी बाबू सर, ये मैं एक सीनियर सिटीजन हूँ, रजिस्टर्ड विद दिल्ली पुलिस. वेरी नाइस. 2012 में मैं 60 क्रॉस किया मैंने. मैं बीट का ऑफिसर या पुलिस वाले बहुत ही रेयर सालों में दिखाई देते हैं यहाँ पे पूछने के लिए. आप कहाँ रहते हैं? 6 महीने हैं. रोहिणी. आप कहाँ रहते हैं? रोहिणी सेक्टर 24. तो थाना कौन सा है आपका? बेगमपुर थाना कौन सा पड़ेगा? हाँ जी, हाँ जी, हाँ जी. ठीक है, ठीक है. प्लीज सर. हाँ जी बताएं. तो मुझे कभी ये बादली थाने से फोन आ जाता है 2-4-6 महीने में. हाँ जी. पूछने के लिए कि आपके पास बीट वाले आते हैं. भैया नहीं आते. ठीक है जी, कल आ जाएंगे. वो कल कभी नहीं आया. तो ऐसे में मैं क्या कर सकता हूँ? नहीं, आई नो. मैं अकेला रहता हूँ सर. जी नागपाल सर. I understand this is a big problem which we are facing, and the problem basically when the meetings of police is held, regular meetings होती हैं legal aid के साथ भी, हमारी भी, वो जनरली जो प्रॉब्लम अपनी बताते हैं वो स्टाफ की बताते हैं, that they are highly overworked, they have other instances to look for, and therefore they can't depute one specific person, the beat constable, to look after the senior citizens on a daily basis. But yes, this issue has come up and this has gone up to the commissioner's level, and I'm sure that in the coming days we will find a solution to it, and let's hope कि वो एक चीज हो जाएगी. But till then I would only say कि आप बहुत अच्छा कर रहे हैं कि आप कांटेक्ट रख रहे हैं, आप मेंटेन कर रहे हैं उनके साथ अपना. Please maintain that. Please keep maintaining it, and let's hope that this thing gets sorted out. This is a problem which is there. As of now, there's nothing much which can be done. But जो आप कर रहे हैं, hats off. This is the best thing you can do. लेकिन yes, this is a problem which is there in other districts also. But let me tell you, sir. जी. मैं ये तो नहीं मांग रहा कि डेली बेसिस पे कोई मेरा ध्यान रखे, लेकिन महीने में ही एक बार. I agree. नहीं, आपकी रीजनेबल बात है. आप बिल्कुल अपनी जगह पे बिल्कुल वाजिब बात कर रहे हैं, बिल्कुल ठीक बात कर रहे हैं नागपाल साहब. बट द ओनली थिंग इज दिस इज द आंसर व्हिच वी गेट, व्हिच इज नॉट अ सैटिस्फैक्टरी आंसर. इसके लिए वो सुनना भी पड़ता है, इनको कोर्ट से भी सुनना पड़ता है. एंड आई स्टे इन दिल्ली, आई नो दैट दिस इज अ प्रॉब्लम कि बीट कांस्टेबल्स आर नॉट अपीयरिंग ऑन अ रेगुलर बेसिस, दे आर नॉट कमिंग. बट देन दे हैव एन आंसर फॉर एवरीथिंग. दे वुड जनरली से कि एक वो एक्सीडेंट केस था, एक मर्डर केस था, एक ये केस था, एक वो केस था, मैं वहां गया हुआ था. So ये आंसर नहीं है, बहाने है सर. नहीं, but the only thing is that they are also at times, ऐसा नहीं है सर, हमें generally एक impression होता है, but they are also overworked at times. So considering everything, yes, this problem is there, and we will definitely, Sonia ma'am, you can keep a count of this question, or जो नागपाल जी ने पूछा है ना, it's a very valid. हाँ, ये मतलब क्वेरीज नोट कर लो. दिल्ली पुलिस के साथ मिलकर एटलीस्ट उनके साथ विजिट करें. मेरी टीम और दिल्ली पुलिस के साथ वो डेफिनेटली विजिट करें. Because it's a very reasonable request by our senior citizens. Somebody they have given their entire life. जी, आपके पास हमारा नंबर तो है ही, तो एक बार आप मुझे कॉल कर सकते हैं या मैसेज कर सकते हैं, सो दैट कि मेरी टीम आपसे मिल लेगी. और प्लस विजिट डेफिनेटली दिल्ली पुलिस के साथ अगर बीट ऑफिसर कांस्टेबल आ सकेंगे तो ठीक है. थैंक यू सो मच सर. थैंक यू सो मच. नेक्स्ट क्वेश्चन. प्रवीण कुमार जी.
हाँ जी प्रवीण कुमार जी, अब आप बोल सकेंगे, बताइए सर। हाँ जी बताइए। जैसे सर आप अभी बता रहे थे कि विल जो है हाथ से आप लिख के वो कर सकते हैं, तो हाँ विल जी मतलब उसमें भी विटनेस की जरूरत पड़ेगी हाथ से सर, लिखेंगे तो? जनरली हाथ से लिखी हुई विल के केस में कोर्ट्स आर साइलेंट एट टाइम्स, बट द बेटर ऑप्शन इन दैट केस इज कि अगर हाथ से विल लिखी है तो उसको रजिस्टर करवा लीजिए, रजिस्ट्रेशन के टाइम पे विटनेस होंगे, तो हाथ से लिखी है तो वो विटनेस हो जाएंगे। बट जस्ट हाथ से लिखी हुई विल रजिस्टर्ड ना हो तो शायद थोड़ा एक कंफ्यूजन सा बन सकता है। सो बेटर थिंग वुड बी दैट आप विटनेसेस तो हों। देखिए गवाह होने तो जरूरी होते हैं, क्योंकि आप कल को भगवान ना करे कुछ हो जाए सीनियर सिटीजन को, तो उनके बच्चे प्रोबेट कराने जाते नहीं है आजकल, वो झगड़े पड़ जाते हैं कई बार, लेकिन बेटर होता है प्रोबेट करवाएं। जब या अगर झगड़े पड़ेंगे तो सबसे पहले वसीयत के टाइम पे उन लोगों को बुलाया जाता है जो कि विटनेस थे, यानी जो गवाह थे। सो कोर्ट उनसे ही क्वेश्चन करती है कि जी वो थे, उनका माइंड ठीक था, वो सिचुएशन में थे, या प्रोबेट अगर हो रही है तो प्रोबेट की कोर्ट पूछेगी, प्रोबेट नहीं हो रही है तो रेगुलर कोर्ट पूछेगी। सो आपके प्रश्न का उत्तर ये है कि अगर हैंड रिटन बिल भी है, बेटर ये है कि विटनेस गवाह होने चाहिए। और वो लिख के अपने पास ही सेव कर ले उसको? गवाह होने चाहिए ना, जैसे आपके कोई दोस्त हो, मित्र हो, या मतलब जिन पर आपको बहुत डिपेंडेंस हो वो, लेकिन किसी उन बेनिफिशियरी नहीं होना चाहिए गवाह। मतलब कहने का ये है समझ गया मैं। कि मान लीजिए फादर ए है और सन एस है, डॉटर डी है, तो ए के केस में एस और डी गवाह नहीं बन सकते, गवाह W1 W2 होंगे, एस और डी नहीं होंगे, ना एस और डी के बच्चे या कोई मतलब उनके रिलेटिव। इट हैज टू बी अदर देन द पर्सन हु इज इन द विल। तो वसीयत का एक बहुत बड़ा कानून है सर, और हमारे देश में आधे से ज्यादा झगड़े हम सुबह से शाम तक जो देखते हैं भाइयों के बीच में, वो बिल्स के ऊपर ही होते हैं, वसीयतों पे ही होते हैं, पार्टीशन हो गया, बाकी चीजें होती हैं। सो आई वुड ओनली से इसके लिए आप एक कानूनी सलाह ले लीजिए और अच्छे से वकील से जो भी हैं आप अपना वसीयत जरूर बनवा लीजिए। तो विल लिखने के बाद अपने पास ही सेफ सेफ कस्टडी में रखें उसको? हाँ जी, इट हैज टू बी इन सेफ कस्टडी, इट हैज टू बी इन द कस्टडी ऑफ आपके अपने लॉकर में या कहीं पर आप रख लीजिए, अगर रजिस्टर नहीं करवा रहे। अगर रजिस्टर करवा रहे हैं तो ऑलरेडी सरकार के पास रहेगी, इट विल बी विद द गवर्नमेंट। और एक विल की कॉपी, एक वसीयत की कॉपी अपने वकील के पास आप रख दीजिएगा, जो वकील है या जो भी आपके कोई जानकार हैं या विटनेस हैं उनके पास रख दीजिए, ताकि आपकी क्या चाह है, आपकी क्या चाहते हैं अपनी प्रॉपर्टी या अपने बैंक अकाउंट या जो भी उनके पास है। तो सेफ कस्टडी में वसीयत हमेशा होनी चाहिए, हर सीनियर सिटीजन की होनी चाहिए वसीयत, और सेफ कस्टडी में होनी चाहिए, और किसी को जिन बच्चों को नहीं पता होना चाहिए। हाँ जी दूसरा एक क्वेश्चन सिंगल साहब गुप्ता जी का है। हाँ जी बताइए गुप्ता जी सर। हाँ जी सर, एक सर ये क्वेश्चन था, जैसे आजकल बहुएं सीनियर सिटीजन को फंसा हाँ देती हैं हाँ जी दहेज के केसों में, हाँ जी, तो वो बहुएं सबका नाम लिखवा देते हैं, दामाद हाँ का, जी, बेटियों का। हाँ जी, हाँ जी, आपको पता ही है एन नंबर ऑफ हाँ जी, केसेस हैं, यस, तो उसमें यस, सीनियर सिटीजन को DLSS से रिलीफ मिलेगा या पूरी फैमिली को उनको रिलीफ मिलेगा? बिल्कुल। जैसे बच्चों में नाम लिखवा दिया है उनको भी रिलीफ मिलेगा या क्या करना पड़ेगा? पहला तो मैं आपको बता देता हूँ, सभी सीनियर सिटीजन इस चीज को सुन लें कि अब वो जो पहले होता था ना सिस्टम की, घर पे जिप्सी आ जाती थी कि बहू ने घर चली गई या जो भी कंप्लेंट लिखवा दी और सबको ही वो अरेस्ट कर देते थे, वो अब दिल्ली पुलिस नहीं करती। बिकॉज अब आज की डेट के अंदर एक जजमेंट आई है, आप चाहें तो लिख सकते हैं। सो प्रवीण जी मेरी आवाज आ रही है आपको? यस सर। हाँ सर, वो ऐसा है कि अरनेश कुमार वर्सेस स्टेट एक जजमेंट आई है ऑनरेबल सुप्रीम कोर्ट की, उसमें क्लियरली मेंशन्ड है कि अरेस्ट का 41 का अगर आपको नोटिस मिलता भी है फ्रॉम द आईओ जो इन्वेस्टिगेटिंग ऑफिसर है, मान लीजिए 498A की कंप्लेंट है दहेज की या 506 है, उसके साथ और प्रोविजन भी उन्होंने डाले हैं, हाँ एक्सेप्ट मर्डर के केस में या डेथ के केस में, अगर डाउरी डेथ है, दहेज की वजह से उनकी मृत्यु हो गई अगर बहू की, उसको छोड़ के बाकी जो भी केसेस के अंदर अगर वो डालती हैं मुकदमा और पुलिस को अप्रोच करती हैं और वो आईओ आएंगी या आईओ अरेस्ट करने 41 का नोटिस देती है, तो वो आपको अरेस्ट किसी को नहीं कर सकती सीनियर सिटीजन को। दैट्स अ क्लियर, ऑनरेबल सुप्रीम कोर्ट हैज क्लियरली सेड कि वो जैसे फादर इन लॉ का नाम भी लिखवा देती हैं, मदर इन लॉ का नाम भी लिखवा देती हैं, अपनी ननद का नाम भी लिखवा देती हैं,
सबका नाम लिखवा देती हैं, बच्चों का नाम भी लिखवा देती हैं। तो इन द वर्स्ट सिचुएशन ऑल्सो आईओ सिर्फ आपको नोटिस दे सकती है 41 का, टू ज्वाइन द इन्वेस्टिगेशन, कि आपको इन्वेस्टिगेशन ज्वाइन करनी है पुलिस स्टेशन में, मैक्सिमम ये कर सकती है। अदरवाइज सिंगल साहब म्यूट कर दीजिए, सिंगल साहब म्यूट कर दीजिए प्लीज। हाँ, सो आपको इन्वेस्टिगेशन ज्वाइन करने के लिए वो कह सकती हैं कि पुलिस स्टेशन में आपको जब बुलाएंगे तो आपको ज्वाइन करना है। उसकी एक एप्लीकेशन भी आप मूव कर सकते हैं कि मैं पुलिस स्टेशन में नहीं जा सकता क्योंकि मैं 60 से ऊपर का हूँ, अगर आईओ को मेरे से कोई स्टेटमेंट चाहिए तो मेरे घर पे आके लिखवा लें, या फिर चार्जशीट की स्टेज पे कोर्ट में अपने वकील के थ्रू मैं स्टेटमेंट कर दूंगा, ये आप कोर्ट में कह सकते हैं। हाउएवर अरेस्ट नहीं हो सकता आपका। ये सभी सीनियर सिटीजन्स प्लीज नोट कर लें कि अगर बहू ने कोई कंप्लेंट करी है 498A के थ्रू या कुछ भी वॉट एवर इट इज, एक्सेप्ट अगर बहू की डेथ हो जाती है, ओनली इन दैट केस अरेस्ट का भी प्रोविजन तभी नहीं है, लेकिन सीनियर सिटीजन को अरेस्ट नहीं कर सकते बिकॉज आई एम श्योर वो नहीं होगा। लेकिन अगर कॉन्स्पिरेसी के थ्रू है तो आपको नोटिस मिलेगा 41 का। तो आई होप आपका क्वेश्चन आंसर हो गया। और बाकी जो आपका सेकंड क्वेश्चन था लीगल एडवाइस का, yes you will get free legal advice। वो नंबर सोनिया मैम प्लीज शेयर विद देम, ईमेल एड्रेस भी, वो नंबर भी। you can come to either 30 हजारी और you can also visit रोहिणी कोर्ट, वहां पर आपको वकील मिल जाएंगे एंड इट इज फ्री ऑफ कॉस्ट। सीनियर सिटीजन को 1 रुपया भी नहीं देना, किसी वकील को भी, किसी को भी, नथिंग, यू विल गेट फ्री ऑफ कॉस्ट एंड अरेस्ट आपका नहीं होगा। हाँ, सीनियर सिटीजन के जो बच्चे हैं और दामाद हैं उनका नाम भी है, सबको फ्री मिल जाएगी या मतलब सबका क्राइटेरिया देखा जाएगा? नहीं, वो तो सिर्फ सीनियर सिटीजन के लिए है ना, वरिष्ठ नागरिकों के लिए। अब वो दामाद हैं, हाँ ये है कि कुछ बेसिस होती है, कुछ क्राइटेरियाज होते हैं। तो हमारे यहाँ मेन क्राइटेरिया देखा जाता है एज, या फिर लेडी है तो लेडी को फ्री मिलती है, या SC/STs हैं उनको फ्री मिलती है, या फिर जो लोग बिल्कुल उनकी कमाई नहीं है, 1-2 लाख रुपए साल का कमा रहे हैं, बिल्कुल ना के बराबर है, और सीनियर सिटीजन इनको मिलता है फ्री। बाकी लोगों सबको नहीं मिलेगा, मतलब दामाद वगैरह सबको अगर उन्होंने बहू ने इन्वॉल्व किया हुआ है तो, और केसेस देखने पड़ेंगे, केस क्या बनाए हैं उन्होंने, तो उनको वकील साहब अपने लेने पड़ेंगे। मेरे ख्याल 3 लाख की लिमिट है ना सर? हाँ जी, 3 लाख एब्सोल्युटली करेक्ट, यस। और सर दूसरा ये बताइए कि जैसे दहेज का केस बहुएं डाल देती हैं, कभी भी डाल सकती हैं, शादी के 20 साल बाद भी डाल सकती हैं क्या? सर कोई लिमिट, क्रिमिनल लॉ में तो कोई लिमिट है नहीं। अब सिविल लॉ की लिमिटेशन 7 साल की पहले थी, अब वो लिमिटेशन भी कुछ हद तक कई केसेस के अंदर रिमूव कर दी गई है, क्योंकि जनरली मैं आपको साफ बताऊं, हम लोग हैंडल करते हैं केसेस को, वो सिविल और क्रिमिनल मिक्स हो जाते हैं। मतलब वो FIR तो लॉन्च होती है, मतलब अगर आप ये समझिए तो सिर्फ सिविल केस में तो कोई बहू जाती ही है। अगर वो मान लीजिए 20 साल से अलग रह रही है तो वो क्रिमिनल में तो जरूर जाएगी। तो 498 है, 506 मेरा वो उसमें जाती ही जाती हैं। तो क्रिमिनल आ गया तो क्रिमिनल में तो कोई लिमिटेशन है नहीं, बहू 40 साल बाद भी डाल सकती है, 30 साल बाद भी डाल सकती है, वो कोई लिमिटेशन। और सर जैसे वो बोले कि मेरा सारा सोना इन्होंने रख लिया है, हाँ जी, तो उसका क्या सोल्यूशन है सर? वो जबकि वो लेके जा चुके हैं, उसका क्या सोल्यूशन है? सर ये केस टू केस देखना पड़ता है, बट ऑन द फेस ऑफ इट आई नो स्त्री धन का या मेहर मुस्लिम्स के केस में इसकी प्रॉब्लम होती है। जनरली यही शुरू होता है दहेज में, 498 है और 506 वो डालती हैं, वो होता है, दैट इज अ प्रॉब्लम, बट दैट हैज टू बी सीन ऑन अ केस टू केस बेसिस कि भाई किस तरीके से था और क्या जेवर थे, लेकर गई थी, लिखवाया था नहीं लिखवाया था, दैट इज अ प्रॉब्लम, आई नो दैट इज अ, बट दैट इज देयर, वो है, वो प्रॉब्लम है। वो बहू कभी भी डाल सकती है, बिकॉज वो प्रूफ हम लोग रखते नहीं है कि अब कानों के बुंदे पहन के गई थी नहीं गई थी, गले में चेन डाल के गई थी, चूड़ियां पहन के गई थी नहीं गई थी, या बाकी सेट थे या नहीं थे, या थिंग्स लाइक दैट, वी डोंट कीप दैट इन माइंड। बट वो फिर लिस्ट जब बनती है IO साहब के पास पुलिस स्टेशन में, तो बहुएं सारी लिखवा देती हैं, वो अपने पास भी जो लेकर गई होती हैं वो भी लिखवा देती हैं। दैट इज अ प्रॉब्लम, आई नो आप जो कह रहे हैं मैं समझ रहा हूँ, एंड वी कैन टेक इट आफ्टर द सेशन, बट ये एक सिचुएशन है, बट केस टू केस बेसिस पे आपको इसके लिए कानूनी सलाह लेनी पड़ेगी जी। ओके, थैंक यू सर, थैंक यू गुप्ता जी, थैंक यू सर। नेक्स्ट अंदर के सिंगल जी, अपनी स्क्रीन पे ओके टच कीजिए, क्लिक कीजिए सर प्लीज। हाँ सर, मैं अश्विनी कपूर बोल रहा हूँ। हाँ जी कपूर साहब, सर मेरी उम्र, नमस्ते सर। नमस्ते सर। मेरी उम्र 67 साल है, 67 प्लस जी जी। और मैं एक रिटायर्ड हूँ बैंक PNB से जी सर। तो मैं 1-1.5 साल से परेशान हूँ। हरिनगर थाना पड़ता है हमारा।
अच्छा जी, आप हरिनगर में रहते हैं, ठीक है। अच्छा, मुझे कुछ मोबाइल पे धमकियां, कुछ पर्सनल धमकियां, कुछ गाली गलौज इधर नेबरहुड से कुछ लोग हैं उनके द्वारा मिली। ओके। और हरिनगर थाने वाले शुरू से क्या कर रहे हैं कि मेरी काफी कंप्लेंट हुई है हाँ जी। और वो कंप्लेंट को क्या करते हैं, अटेंड नहीं करते आईओ। और बाद में क्या लिखते हैं कि कंप्लेनेंट से मिले, मुझे मतलब मिले, हाँ झूठ जी। लिख देते हैं, मिलते नहीं है मेरे से, और कंप्लेंट को फाइल कर देते हैं बिना मिले। और दिस ये इज हमने एलजी लिस्टिंग पोस्ट में, हाँ नहीं, दिस इज अ सीरियस थिंग कपूर साहब, जो आप रेज कर रहे हैं इशू, ये बहुत सीरियस इशू है, ये बहुत ही सीरियस इशू है। एंड आई थिंक सोनिया मैम, प्लीज नोट इट डाउन, इनका नंबर ले लीजिए, इनका फोन नंबर और इनका वेयर अबाउट्स भी, और इनको कांटेक्ट करके आप एनजीओ के थ्रू अगर जरूरत हो तो आप विजिट करिए थाने एक में। तरह से और सर, हाँ जी, हाँ जी, ये एक तरह से हरासमेंट है, फ्रॉड है ना, नहीं हरासमेंट है सर, इट्स हरासमेंट, हैरेसमेंट है। अच्छा, हरासमेंट मैंने है। एलजी लिस्टिंग पोस्ट में लेटर डाले तो डीसीपी ऑफिस से कम से कम 8-10 बंदों को शो कॉज नोटिस भी मिला हुआ है। एससीएन हुआ है, ठीक है। हाँ, उसके बाद अभी क्या हुआ है कि मेरी 7 पीसीआर कॉल्स, हाँ कोई जी। मेरे पास नहीं आया, जून से हुई है बीच में, ओके। कोई अटेंड ही नहीं करता, रिफ्यूज, टोटल रिफ्यूजल है। एक सीनियर सिटीजन, कल को अगर मैं मर जाता हूँ मान नहीं, लीजिए मैं समझ गया सर, एनी प्रॉब्लम कैन हैपन, सर, कोई मिसहैप मैं हो जाता इतना है। प्रेशर में हूँ, हाँ। आप मेरी आवाज से भी अंदाजा लगा लीजिए। मैं एक शरीफ आदमी हूँ, नहीं बैंक में सर, नौकरी की है, सरकारी नौकरी 39 ईयर्स, यू आर अ और गवर्नमेंट ऑफिसर। एसएचओ कुछ नहीं कर रहा, मेरी पीसीआर कॉल को डस्टबिन में डाल देते हैं। नहीं सर, नहीं आप और मेरे पास सारा रिकॉर्ड है ईमेल का। नहीं कपूर साहब, आप यू आर रिस्पेक्टेबल सीनियर सिटीजन, आप हमारे आदरणीय सर, मेरी आपसे वरिष्ठ हाथ जोड़ नागरिक के हैं। अपील है, मेरी हाथ जोड़ के अपील है, आप मेरे से नहीं यंगर नहीं है, कि हमने नहीं सर, जिंदगी भर नौकरी की है, इनकम टैक्स नहीं दिया है, हम सिटीजन है, तो हमें मतलब टॉर्चर पुलिस, एक नो तो नो सर, मैं रजिस्टर्ड हूँ, सीनियर यू सिटीजन आर, रजिस्ट्रेशन करा रखी है, बजाय मुझे हेल्प देने के मुझे 2 बार मेरे को अरेस्ट करने की कोशिश की गई, आधी नहीं रात को सर, आए 2 बंदे ओ दैट्स वेरी सैड। नहीं, आपको अनलॉफुली। एक नंबर शेयर किया है चैट पे। यस, अ, मैंने हमारा अ, हेल्पलाइन नंबर शेयर किया 24/7 केयर फाउंडेशन का हेल्पलाइन नंबर 7065206000। यू कैन कॉल, ओके। ठीक है। और अच्छा, हाँ, मेरी मैडम सोनिया मैडम, एक बार आपसे बात भी हुई थी, आप प्लीज मेरी हेल्प कीजिए, मेरी आपसे हाथ जोड़कर विनती है। डेफिनेटली सर, नहीं डेफिनेटली। डेफिनेटली आप बताएं, अगर मेरी पीसीआर कॉल वो रिफ्यूज कर देते हैं, मतलब वो मेरे घर आते ही नहीं कोई बात नहीं, है, मैं कोई मेरी टीम से इमरजेंसी हो बात जाए। करती हूँ, You are डेफिनेटली वो आपके घर विजिट करेगी सर। सोनिया मैम, यू आर रिकॉर्डिंग दिस सेशन ना? या डेफिनेटली हमारे रिकॉर्डिंग सेशन रिकॉर्ड हो रहा अच्छा, है। डीसीपी ऑफिस को रिपोर्टेड है, एलजी लिस्टिंग पोस्ट के थ्रू भी, पीएमओ के थ्रू भी। जी। पीएमओ में एक कंप्लेंट डाली थी और वो 5 अपील डाली है, 5 महीने पेंडिंग रही है दिल्ली पुलिस पे। अब मैंने उसका फिर रिव्यू डाला है, अब बताइए 5 महीने तक तो बंदा मर जाएगा। नहीं सर, Please. यू आर राइट। सर, मेरी टीम विजिट करेगी डेफिनेटली आपसे, तो मैंने अपना Please. हेल्पलाइन नंबर हाँ जी, डाला है और बताया है, तो आप हमें कॉल कर सकते हैं मेरी हेल्पलाइन नंबर पे। हाँ बेटे, आई शैल बी ऑब्लाइज्ड, मेरी मदद करें। नहीं सर, प्लीज प्लीज। डेफिनेटली सर। थैंक यू सर। थैंक यू सो मच सर, ओके, थैंक यू। ओके। नेक्स्ट, एनीवन एल्स? हाँ जी जी सिटीजन अपना क्वेश्चन पूछना। जी सर। जय भगवान जी, आप अपने जी, स्क्रीन पे ओके सिंगल हूँ सर। हाँ जी, सुरेंद्र सर, बताइए सर। आदर्श नगर थाना है जी, आजादपुर पे। हाँ जी, पता है आदर्श। उनको एक गुमशुदा की तलाश की रिपोर्ट दी थी 18 तारीख को, और वो 18 इस बेचारी महीने जो की। ओके जिसकी जो लड़के की मदर है वो विडो है। ओके। 19 साल का लड़का गुम हुआ है, लेकिन 18 तारीख से लेके आज तक। जी जी। नहीं, अब एक्चुअली अभी का जो सेशन है सर, वो हम स्पेसिफिकली सिंगल साहब सीनियर वरिष्ठ नागरिकों के बारे में बात कर रहे हैं। आई नो ये जो कंप्लेंट है, ये कंप्लेंट भी एक वरिष्ठ नागरिक के रिलेटेड है, बट वी आर रिकॉर्डिंग दिस सेशन एंड इफ एसेंशियल तो हम जैसे भी होगा हम दिल्ली पुलिस को इस बारे में डेफिनेटली कंसर्न ऑफिसर्स को हम बताएंगे, जरूर आपकी हेल्प करने की कोशिश करेंगे। तो आपको नंबर बताया है, वो जो नंबर सोनिया मैम ने शेयर किया है, आप उस नंबर पे उन माता जी को कहिएगा कि फोन कर लें। हाँ जी, हेलो सर, आवाज कट रही है। हेलो, वो नंबर मैंने किया था, उन्होंने बोला कि सीनियर सिटीजन की कंप्लेंट नहीं है, इसलिए हम बात नहीं करेंगे। नहीं, जो सोनिया मैम का नंबर था वो 7065। हाँ, हेल्प का नंबर ये दिखा रही है अभी 70 वाला। सोनिया जी से बात हुई, उन्होंने वो नंबर दिया था, मैंने वहां फोन किया, बोले नहीं ये जो वीडियो है ये सीनियर सिटीजन नहीं है,
इसकी बात हम नहीं कर सकते कुछ। हाँ, वो रीजन ये है ना सर, ये स्पेसिफिक जो सेवा है ये हमने केवल वरिष्ठ नागरिकों के लिए की है। बट आपने जो चलो। पॉइंट रेज किया है ये मैं बता देता हूँ, तो इसका आपका शंका का निवारण करने की कोशिश करता हूँ। इसमें हाँ दिल्ली हाई कोर्ट में एक हेबियस कॉर्पस की पिटीशन, एक हाँ जी, हेबियस हाँ कॉर्पस जी, की हाँ जी, रिट जाएगी, और वो रिट के थ्रू हाँ दिल्ली पुलिस कमिश्नर को भी, डीसीपी को भी, और बाकी जितने भी डिस्ट्रिक्ट के अंदर जो कंसर्न थाने होंगे जी। या जो लोग जिन पर आपको शक है उन सबको नोटिस जाएंगे, और उनको एक पर्टिकुलर पीरियड के अंदर उनको ढूंढना पड़ेगा। तो अगर वो सीनियर सिटीजन नहीं भी हैं और वो लेडी हैं, उसके लिए लीगल एड मिलेगी उसको, हाँ बेचारी जी, को हाँ जी, फ्री मिलेगी, फ्री लीगल एड, लीगल एड मिलेगी उसको, बिल्कुल फ्री, विडो को। फ्री 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 सर, फ्री, मुफ्त, कोई पैसे नहीं चार्ज होंगे इसके लिए। और इसके लिए वो हाई कोर्ट तो चली उसमें जाए, क्या करना होगा उसको? मैं वही बता रहा हूँ, दिल्ली, हाई कोर्ट। हाँ दिल्ली हाई कोर्ट चली जाए, वहां पर लीगल एड सेल है, हाँ और वहां पर मिल लें, हाँ वहां आपको फ्री की एडवाइस मिल जाएगी, और उसके थ्रू रिट डालनी पड़ेगी बस, और कुछ नहीं करना। वो एक हफ्ते में लिस्टिंग हो जाएगी उसकी, जी, और वो पुलिस को उनको हाँ। जो भी स्टेटस होगा वो बताना पड़ेगा। ये इसका प्रोसीजर मैंने आपको बता दिया। थैंक यू सर, थैंक यू। थैंक यू सिंगल साहब, थैंक यू सर, जय श्री राम। थैंक यू सर। We can take 2 more questions. या डेफिनेटली सर। Two more. जय भगवान जी। हाँ जी, नमस्कार जी। नमस्कार सर। हाँ सर, ये है कि मैं सोशल एक्टिविटी से जुड़ा हुआ हूँ, जी सर। तो जो सीनियर सिटीजन से जब मिलता हूँ तो जैसे थाने से हमें फॉर्म नहीं मिलते, वो कहते हैं डीसीपी ऑफिस में जाओ। ठीक है जी, मैं सोनिया जी से, प्रेरणा जी से और ये और 2-3 स्टाफ इन सबसे पर्सनली मिल चुका हूँ वैसे मैं, और ये हेल्प भी करते हैं। लेकिन एक जनरल है कि वो हमारे जो नियरेस्ट थाने से फॉर्म नहीं मिलता, डीसीपी ऑफिस जाना पड़ता है, नंबर 1। कौन सा थाना है सर, कौन सा थाना है? हमारा रनौला थाना। रनहौला, आउटर दिल्ली ना? मैं तो 3-4 थाने के लिए काम कर रहा हूँ ना जी। जी जी जी, प्लीज। उत्तम नगर भी, रनौला भी, निहाल विहार, ये कई थानों के लिए मैं थोड़ा सा एक्टिव रहता हूँ इस मामले में। और इन सभी थानों में ये प्रॉब्लम है, इन हाँ, सभी तो वो थानों ना, जब मैं उनसे करता हूँ बातचीत, अपने सीनियर सिटीजन को रजिस्टर्ड कराता हूँ, जैसा कि हमारे सोनिया जी ने और समता जी ने हमें बताया कि आप रजिस्टर्ड करा दो, बिल्कुल, तो अपडेट्स इनके पास आ जाएंगी। अपडेट्स, तो उनको मैं ऑनलाइन रजिस्ट्रेशन करा भी देता हूँ, और उनको एश्योर करता हूँ कि आपको कॉल आएगी। जी सर। तो उन लोगों के पास ना कोई कॉल नहीं आती, तो फिर वो मुझे कहते हैं जी आप तो ऐसे ही बोलते रहते हो। थोड़ा एक फर्क पड़ता है। आई नो, मैं ये प्रॉब्लम अग्रवाल साहब, ये प्रॉब्लम अग्रवाल साहब आपसे पहले आई थिंक ये कटारिया जी ने या किसी और ने भी ये प्रॉब्लम रेस की है। नहीं, हाँ वो है, मतलब नागपाल जी ऐसा ना, वो तो उनको तो एक पर्सनल अकेले की आगे ना जी। हाँ जी, और मैं थोड़ा सा जब सबसे जुड़ा हूँ तो थोड़ा सा कॉमन हो जाती है ये। राइट, बिल्कुल ठीक कह रहे हैं जी। हाँ, ये प्रॉब्लम एक और है ओल्ड एज होम का। जी सर। ओल्ड एज होम कुछ तो गवर्नमेंट के हैं, कुछ एनजीओ के हैं, और कुछ प्राइवेट भी हैं। हाँ जी। तो उनमें एडमिशन के लिए तो मांगते हैं ट्रस्टीज को, गारंटर, एज ए गारंटर है, फ्री ऑफ कॉस्ट, पैसे नहीं लेते वो, पैसे सारा रहना सहना अच्छा है, खाना वाना, क्योंकि मैं विजिट किया हूँ बहुत से ओल्ड एज होम में। एक नजाकोटगढ़ के पास सराना जी इनक्लेव है, वहाँ भी अच्छा है। तो वो लोग ना, एक तो ट्रस्टीज के एश्योरेंस मांगते हैं अगर मैं किसी सीनियर सिटीजन को कन्विंस करके वहां लाऊं। दूसरा, उसका नेक्स्ट कीन मांगते हैं, वही बाद में डेड बॉडी कौन लेके जाएगा इस चीज पर। तो जिस बच्चे ने घर से निकाल दिया वो कहाँ साइन करता है जी? नहीं करेगा, बिल्कुल आई एग्री जय भगवान जी, ठीक कह रहे हैं। खाना वाना ठीक है, वहाँ सेवा अच्छी है, सब कुछ ठीक है जी, लेकिन थोड़ी सी एक तो एक गारंटर की दिक्कत आ जाती है, दूसरा वो एनओ के कहाँ से लाएगा, नेक्स्ट ऑफ कीन। ठीक है जी। और जो तीसरा जो है, वैसे तो हमारे ये मेरे पास ये आते रहते हैं, 2-4 को मैंने फ्री राशन भी दिलवाया फाउंडेशन से, अच्छा दे रहे हैं, सेवा कर रहे हैं ये जी जी। भाई नहीं, भाई पर्सनल में भाई फेस इनसे मिला हुआ ऑफिस में जी। तो इसलिए कि मैं सीनियर सिटीजन के अंदर सोशल एक्टिविटीज में हूँ, तो ये थोड़ी सी ना होनी चाहिए कि भाई पुलिस जो है हमें फोन तो करे, आने की कोई बात नहीं, ये फोन तो करे। ये प्रॉब्लम आपसे पहले नागपाल जी ने भी रेस करी थी, और इन जनरल सबकी है जी। ये प्रॉब्लम, ये आई थिंक वो अकेले मैं इन्वॉल्व हूँ, इसलिए मैं सबके लिए, भाई ये जनरल कंडीशन है, दिस इज अ जनरल प्रॉब्लम सोनिया मैम, यू कैन नोट इट एंड तो ये कोई स्टैंडिंग होम को मिल जाए। अच्छा, तीसरा एक और है, एक तीसरा पॉइंट है, 3 ही थे मेरे, जो ओल्ड एज वाले हैं, सीनियर्स हैं, हाँ जी, तो जो मेडिक्लेम्स होती हैं और यूनाइटेड इंश्योरेंस कंपनी है या दूसरी ये गवर्नमेंट की है सारी,
हाँ जी तो सर, इनके जो चार्जिंग है 40,000 रुपए साल है। एक बताओ, उसकी अपनी सोर्स ऑफ इनकम नहीं है, हाँ, वो 40,000 रुपए कहाँ से देंगे? 40,000 रुपए कहाँ से? उसके अलावा भी फिर 10% जो उनको रिबेट मिलती है, कोई हाँ केस हो भी जाए वो भी हाँ, नहीं है। वो मतलब भी एक तो उम्र ज्यादा हो गई, इनकम हाँ कम हो गई, जी जी। ऊपर से ये इंश्योरेंस का पैसा भी डबल हो गया, 10% की रिबेट भी कट गई। तो सर ये है तो गवर्नमेंट की ना। So next point is insurance. So I think 2 हम मतलब 3 points. पॉइंट हो गए ना हाँ, जी 3 मेरे। पॉइंट हो गए, बिल्कुल तो 3 आपको points. जरूरी नहीं कि सॉल्यूशन अभी मिले, आप नोट कर नहीं लो। नहीं, मैं नहीं, जय भगवान जी, these are जरूरी very नहीं है valid, बहुत हाँ, वैलिड पॉइंट्स हैं। और मतलब ये ये नहीं है कि मुझे सॉल्यूशन अभी नहीं चाहिए, नहीं, एक जनरल क्लियर आइडिया आपकी प्रॉब्लम, नॉलेज में। नहीं बिल्कुल ठीक है जय हाँ भगवान जी। एंड आई हाँ, थिंक मैं सोनिया अभी मैम, यू इसका कैन कोई सॉल्यूशन नोट नहीं इट मांग डाउन। नहीं नहीं सर, बिल्कुल ये नोट डाउन कर लीजिए। ठीक है। एक तो दिल्ली पुलिस से वी हैव टू हाँ दिस, एंड नंबर 2 इज रिगार्डिंग द इंश्योरेंस पॉइंट कि भाई 40,000 रुपया कहाँ से आएंगे उनके पास, और नेक्स्ट ऑफ किन, वो थर्ड पॉइंट वो है कि भाई जिन बच्चों ने ध्यान ही नहीं दिया वो गारंटी कहाँ देंगे कि भाई आफ्टर डेथ दे विल व्हाटएवर। सो दीज 3 पॉइंट्स आप नोट कर लेना। आई थिंक दीज आर कॉमन पॉइंट्स फॉर ऑल द सीनियर सिटीजन जो ओल्ड एज होम में रह रहे हैं या नहीं रह रहे हैं, उनके लिए यही है कि सुपरविजन अकेले हैं, पुलिस है या नहीं है, दैट काइंड ऑफ सिचुएशन। एंड सेकंड, इंश्योरेंस एंड नेक्स्ट ऑन। फाइन सर, बहुत वैलिड इसका एक पॉइंट है सजेशन है सर मेरे पास, सर। देह दान करवा दें इनका। क्या करवा दें? मैं आपके जो ऑफिस में देह इनसे दान, कई बार मिल चुका हूँ, देह दान हेल्पफुल रजिस्टर है। करवा दें। ठीक है सर, मेरी क्वेरीज इतनी। थैंक यू सर। ओके सर, प्लीज, थैंक हाँ जी, यू, थैंक यू। हाँ जी सर, सुनील साहब। ये देह दान का सोल्यूशन निकलेगा इनके लिए। सर वो आप हम सजेस्ट कर देंगे। सो लेट द कमेटी डिसाइड ऑन दिस, वी आर जस्ट टेकिंग व्यूज। तो कमेटी जैसे होगा तो उसका डिसाइड करें। हाँ जी सर, प्लीज। कौन? परमजीत मेरा क्वेश्चन है। हेलो, हाँ जी, हाँ जी हाँ, हाँ जी, परमजीत, हाँ जी, परम आप जी, सुन आपकी रहे आवाज हैं? आ रही है, बताइए बताइए। मेरी बात सुनिए। हाँ जी, हाँ हाँ, जी मैं सर, भाई बोल रहा हूँ। हाँ बताइए सर। हाँ, मेरे भाई ने मेरा मकान किराए ले लिया, फादर से लिखवा के ले लिया, इसी रीजन पे कि मैं उनकी सेवा नहीं करता। मैं 18 साल बॉम्बे में रहा हूँ, मैं उनकी सेवा। जी, मैं ये कह रहा था सर कि आपकी जो पर्टिकुलर केस है ना, आई अंडरस्टैंड इट इज अ केस बिटवीन 2 ब्रदर्स। वो दो भाइयों का आपस में ये डिस्प्यूट है कंसर्निंग द फादर्स प्रॉपर्टी या फादर्स एसेट्स। तो ये सर, इसके लिए आप एक बार पर्सनल लेवल पे आप कांटेक्ट करिए, हम आपको लीगल एडवाइस देंगे, और जरूरत पड़ेगी तो। कहाँ पे कांटेक्ट कर रहे हैं? आप कहाँ रहते हैं सर? जनकपुरी में। है जी, जनकपुरी में। जनकपुरी। तो जनकपुरी सोनिया मैम को आप इन टच हो जाइएगा। तो वेस्ट होगा तो वेस्ट डिस्ट्रिक्ट का भी 30,000 ही है, और अगर सेंट्रल में होगा तो भी 30,000 ही है। तो आप 30,000 कोर्ट एक बार आ जाइए, आपको वहां पर हम एडवाइस दे देंगे। एंड अकॉर्डिंगली जो मुकदमा डालना होगा आपके भाई साहब पर, वो मुकदमा या जैसे भी जो भी सिचुएशन। नहीं, मुझे ये बताइए जी सर, कि अगर मैंने उनकी सेवा नहीं करी क्योंकि मैं बाहर 18 साल था रहा, बॉम्बे में था, तो क्या उनको मकान मिल सकता है क्या? सर ये पूरा केस के फैक्ट्स देखने पड़ेंगे। कि सबसे इम्पोर्टेंट चीज इसमें ये देखनी पड़ेगी कि आपके फादर क्या चाहते थे लास्ट डेट। उन्होंने मेरे को अपने घर में मकान बनाने दिया। जब मैं मेरा मकान नहीं था, मेरा ड्राइविंग नहीं था, रेनोवेशन करने के लिए उन्होंने मेरे को बुलाया। मैंने रेनोवेशन किया, पूरा मकान का रेनोवेशन किया। हाँ जी, हाँ जी, उन्होंने लॉक किया। ओके, तो वो कोई वसीयत छोड़ गए थे या बिना वसीयत के उनकी डेथ हुई है? नहीं, मुझे छोड़ गए थे। उन्होंने मारपीट के, मेरे छोटे भाई ने मारपीट के उनको करा लिया, मतलब फर्जी विल बनवा दी थी। तो इसमें तो इसमें ना फर्जी विल का, वसीयत का केस जाएगा, जो अभी मैं पूरी तरह नहीं बता सकता, वो आपको आना पड़ेगा एक बार। तो वो मुकदमा देखकर फिर हमें डालना पड़ेगा कि वो उनका आपके साथ क्या था। फिर कोर्ट के सामने सब लोग आएंगे और फिर वो बात वो भी अपनी बात रखेंगे, आप भी अपनी बात रखेंगे, और फिर फैसला। नहीं, मैं ये सर इतना जान रहा हूँ कि अगर मैंने सेवा नहीं करी क्योंकि मैं बाहर था, हाँ जी, तो क्या उस बेसिस पे उनको मकान मिल सकता है क्या?
नहीं सर, बेसिस वसीयत है। अगर वो वसीयत छोड़ के गए हैं तो बेसिस वसीयत है। जो आप कह रहे हो कि वो फर्जी है ना, आप यही कह रहे हो। तो ये बेसिस सिर्फ ये नहीं है कि आप 18 साल दूर रहे, नो नॉट एट ऑल, वो बेसिस नहीं बन सकता। अब कई लोग अमेरिका रहते हैं लेकिन वो अपने भाइयों की शादियां भी करते हैं, बहनों की शादियां करते हैं, न जाने क्या क्या करते हैं, अपने पेरेंट्स के लिए मकान बनाते हैं। अब वो बच्चा लड़का है तो अमेरिका में, लेकिन वो सब कुछ कर रहा है माँ बाप के लिए। तो आप ये नहीं कह सकते कि कोई बहुत दूर रह रहा है, आप बॉम्बे रह रहे हो या कहीं और रह रहे हो तो आप उनकी सेवा उस तरीके से नहीं कर रहे। हाउएवर उसमें टेस्ट सिर्फ एक ही है, वो है वसीयत। तो वसीयत कैसे बनी है, कहाँ हुई है, क्यों हुई है, कौन उसके गवाह थे, ये सब चीजें कोर्ट के सामने है। वसीयत में ये लिखा है, वसीयत में ये लिखा है कि इन्होंने मेरी सेवा नहीं करी है, इसलिए मैं मकान खो दे रहा हूँ। हाँ नहीं कोई बात नहीं, वो कह सकते हैं, लेकिन आप कह रहे हैं कि जो विल है वो आपके भाई साहब ने फर्जी विल बनवाई है, यही कह रहे हैं ना आप। तो इसके लिए आपको कोर्ट में जाना पड़ेगा। कितना टाइम हो गया डेथ का, पिताजी की डेथ हुए? 6-7 साल हो गए। हाँ तो आप जल्दी से अप्रोच करिए, क्योंकि अब आप लिमिटेशन के दायरा 3 साल का होता है, तो 2 साल तो कोविड की वजह से आपको मिल जाएंगे, लेकिन आपको ऑलमोस्ट लिमिटेशन खत्म हो चुका है। तो आप जल्दी से मुकदमा डाल दीजिए और आप वकील साहब को मिलके आप जो भी लीगल एडवाइस है घर पे सलाह करके या जैसे भी आप इस पर जल्दी एक्शन ले लीजिए। ओके, थैंक यू परमजीत जी। ओके सोनिया मैम, वन मोर क्वेश्चन एंड देन one more question, last question. Definitely sir, this is the last question. कुसुम गुप्ता जी, आप अपनी स्क्रीन पे ओके कीजिए। यस यू कैन स्पीक। नमस्कार सर। हाँ नमस्कार मैम। नमस्कार सर, मैं एक विडो हूँ, मेरे हस्बैंड की डेथ हुए 12 साल हो गए। अच्छा मैम। और मेरे पास सोर्स ऑफ इनकम नहीं है, प्लीज मेरी पेंशन स्टार्ट करवा दीजिए। पेंशन तो एक तो मैम विडो पेंशन इमीडिएट स्टार्ट हो जाती है, पर वो 3,000 रुपए की है, 3,000 रुपीज पर मंथ की। वो तो आई थिंक सोनिया मैम आप इनको प्रोसीजर बता दीजिएगा विडो पेंशन का, उसका एक फॉर्म भरना होता है, आई थिंक दैट कैन बी शोन टू मैम। और इनकी इंश्योरेंस भी जरूरी है करवानी, सो हाउ दैट कैन बी डन, वो भी इंश्योरेंस जरूर करवा दीजिए उनकी। सो 2 थिंग्स, एक तो वो जो वरिष्ठ पेंशन स्कीम है और वरिष्ठ बीमा योजना, ये 2 योजनाएं तो उनकी जल्दी से स्टार्ट हो ही जाएंगी। उसके अलावा हाँ जी मैम, आपका वैसे पीछे से बैकग्राउंड मतलब पढ़ाई लिखाई का क्या है? वो बैकग्राउंड मैंने सब 12th की है, लेकिन मैं जॉब करती थी स्कूल में। मेरे हस्बैंड की डेथ के बाद मैंने वो छोड़ दिया, डेथ से पहले ही। हाँ मैं समझ गया। तो वोकेशनल हाँ जी वोकेशनल चीजें बहुत सारी होती हैं, उसमें सीनियर सिटीजन इन्वॉल्व रहते हैं और उसमें वो थोड़ा बहुत दे कैन अर्न आल्सो। सो वो आवाज एक्चुअली आवाज कट रही है मैम। आई वुड ओनली एंड बाय सेइंग कि आप सोनिया मैम को इन टच करिए, आपकी पेंशन भी शुरू करा देंगे वो, और आपका इंश्योरेंस का भी करवा देंगे कुछ ना कुछ डेफिनेटली। और उसके साथ साथ हाँ कोई बात नहीं, वो इंश्योरेंस का वो जैसे भी आपको बता देंगी, जो भी हो सकेगा सरकारी योजना के हिसाब से वो भी, और पेंशन का भी। और अगर कोई चीज में आपको इन्वॉल्व कर सकते हैं तो वो भी कर लेंगे। आप इनको फोन नंबर पे जो 70652 वाला नंबर मैम ने शेयर किया था उस पर आप फोन कर दीजिएगा, ठीक है मैम। सो हियर थैंक यू, आप वरिष्ठ नागरिकों को बहुत बहुत धन्यवाद, आपने मुझे सुना और ये प्रश्न पूछे, और अब हम ये सेशन एंड करते हैं। थैंक यू एवरीवन, थैंक यू सोनिया जी, थैंक यू। डेफिनेटली थैंक यू सो मच जयदीप टंडन सर जी फॉर द इंफॉर्मेटिव सेशन, और आपने हमारे सारे सीनियर सिटीजन को उनके राइट्स के बारे में बताया और उन्हें एक्ट और लॉ के बारे में भी समझाया। थैंक यू सो मच जयदीप टंडन सर, थैंक यू सो मच डाल सर, थैंक यू सो मच राहुल लांबा जी, एंड थैंक यू सो मच सीनियर सिटीजन फॉर अटेंडिंग दिस वेबिनार also.